तैयार हो जाइए आज के आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए, क्योंकि एक तरफ 9000 के नजदीक है हम, दूसरी तरफ रिकवरी के लिए भी तैयार होते दिख रहे हैं। और वजह है आज रात देश को फिर से प्रधानमंत्री 8 बजे करेंगे संबोधित। तो बहुत कुछ एक्शन है बाजार में भी और बाजार के बाद भी, इस पर रहेगा पूरा फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। हालांकि भारतीय बाजार मजबूत जरूर हैं, पर ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी रिकवरी आई है। डाउ फ्यूचर्स निचले स्तरों से रिकवर हुआ है। जानेंगे अनिल जी से कि मार्केट में आखिरी 1.5 घंटे में कैसा एक्शन हो सकता है। अनिल जी स्ट्रैटेजी भी अपनी बताएंगे और प्रधानमंत्री जो अब बात करने वाले हैं 6 घंटे के बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सर, इस समय बाजार की जो 5 बड़ी बातें हैं वो क्या है? बाजार में गिरावट है, लेकिन बहुत ज्यादा कमजोरी हो वैसा नहीं है। तेज गिरावट होने के बाद थोड़े संभलने की कोशिश बाजार करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 9050 के आसपास से सपोर्ट लिया है निफ्टी ने और निचले समय से लगभग 50 पॉइंट ऊपर है। हालांकि अब भी 100-125 पॉइंट नीचे है निफ्टी, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन थोड़ा सपोर्ट लेकर 9100 के आसपास आने की कोशिश होती हुई दिख रही है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, यहाँ मजबूती कम है। अब भी 550 अंकों का नुकसान है, 3% की गिरावट बैंक निफ्टी में दिखेगी और सेंसेक्स 500 अंक कमजोर होता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा हल्का फुल्का सा रिकवरी का माहौल बना है, लेकिन बहुत ज्यादा कन्विंसिंग रिकवरी अभी तक नहीं है, ये आप कह सकते हैं। बैंक, फार्मा, ऑटो, ये 3 सेक्टर सबसे ज्यादा कमजोर हैं। इनमें ऑटो कल सबसे ज्यादा मजबूत था, फार्मा कल से ही प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है और बैंक तो आपको पता ही है कमजोर हैं, थे और रहेंगे। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज बिकवाली होती दिखी। ये थोड़ी चिंता की बात है कि आज बिकवाली ब्रॉडर मार्केट में भी होती हुई दिख रही है और बाजार के दिग्गज रिलायंस, जिससे अब तक निफ्टी को सहारा मिल रहा है, आज वो भी थोड़ा आज कमजोर होता थोड़ा नहीं, अच्छा खासा कमजोर होता हुआ दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट्स देख लीजिए, यूरोप की मिली जुली शुरुआत हुई है, न बड़ी तेजी न बड़ी मंदी, लेकिन डाउ फ्यूचर्स अब 50 अंक नीचे। रिकवरी आई है, 200 अंक करीबन नीचे थे, वहां से हल्की सी रिकवरी आई है। अब 50 अंकों की कमजोरी, तो थोड़ी सी कमजोरी डाउ में कम हुई है, उसका फायदा उठाकर भारतीय बाजार थोड़ा ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो देख रहे हैं आखिरी घंटे में क्या कुछ होता है। दीप, तो ये है बाजार की अब तक की 5 बड़ी बातें। बिल्कुल अनिल जी, और एक जो ट्रेंड बना हुआ है सुबह से अनिल जी, हमने देखा कि शुरुआत में तो वीकनेस रही, जो 1 घंटे में जो बाजार गिरे, उसके बाद हर रिकवरी पर सेलिंग आ रही है, पर वहां से फिर हर गिरावट पर बाइंग भी आ रही है। और ये जो 9100 के आसपास है वो निफ्टी होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी भी 550-600 पॉइंट सुबह से ही नीचे है, बट इससे ज्यादा गिर नहीं रहा। तो क्या अनुमान लगाएं सर, आज अब जो खबर भी आ गई कि मोदी जी शाम को बात करेंगे, लॉकडाउन या तो बढ़ सकता है या फिर लिफ्ट हो सकता है या फिर पैकेज पर कुछ आ सकता है, तो वो भी उम्मीदें हैं। और बाजार अब एक डायरेक्शन चूज नहीं कर पा रहा है। जो पहले 1 घंटे में हुआ बस वही हुआ है, उसके बाद लाइन एकदम फ्लैट हो गई है। सर दीप, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार को ऐसा कुछ भी सरप्राइज या शॉक की उम्मीद नहीं है, इसलिए बाजार एकदम न्यूट्रल है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैं एक एक करके आपको सिचुएशन बताता हूं। पहले ग्लोबल मार्केट्स पे आइए, जिसके दम पर हम ट्रेड कर रहे हैं। आपने बताया, देखिए यूरोप बिल्कुल मिला जुला सा कारोबार कर रहा है। डाउ फ्यूचर सिर्फ 50 अंक नीचे, इसका मतलब ये कि 50 अंकों में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। 50 अंक नीचे वाले ऊपर भी 50-100 बंद हो सकते हैं, 50 अंक नीचे वाले 150-200 भी नीचे बंद हो सकते हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स हल्के से नेगेटिव है, न्यूट्रल से नेगेटिव साइड पर। हमारे अपने संकेत में, जैसे आपने प्रधानमंत्री की बात की, अब प्रधानमंत्री का स्पीच है, उसमें लोगों को ये अंदाजा है कि कमोबेश प्रधानमंत्री जी उसी लाइन पर बात करेंगे कि भाई ठीक है, लॉकडाउन चल रहा है, अब हम ऑरेंज और ग्रीन जोन को और ज्यादा खोलने की कोशिश करेंगे। रेड जोन में अगर रियायतें देंगे तो बहुत ज्यादा सावधानी के साथ, और ज्यादा लॉकडाउन बढ़ सकता है, काफी लोग मानकर चलते हैं बढ़ भी सकता है, इस महीने के अंत तक हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, वो भी कमोबेश पता है। हट सकता है, हट भी जाए, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हटने में वही है कि पूरी तरह से तो हटेगा नहीं। तो ये सारी चीजें वो हैं जिनके दम पर आपको कहीं कोई सरप्राइज या शॉक की उम्मीद है नहीं, इसलिए बाजार का रिएक्शन एकदम ठंडा है। अदरवाइज बाजार अपना रिएक्शन दे देता। इसके अलावा ये तो बात हुई खबरों की, अब आइए आप डेटा पर। 9000 निफ्टी पर वीकली और मंथली दोनों ही सीरीज में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो जाहिर सी बात है कि वो अहम सपोर्ट लेवल है, तो वहां पर रुकना ही रुकना है। काफी लंबे समय बाद आपने 9200 9250 की रेंज को तोड़ा है, तो ऊपर भी आपके लिए मामला थोड़ा सा बढ़ने में मुश्किल है। तो पॉइंट सिंपल है, इसको इस तरह से देखिए, बचे हुए समय 1.5 घंटे में आज का लो 9040 9050 का नहीं तोड़ते हैं तब तक ठीक है, वो तोड़ेंगे तो 9000 के आसपास बड़ा सपोर्ट है, तो 9000 9050 आपके लिए मजबूत सपोर्ट जोन हो गया।
दिन के दौरान अब रिकवरी का पहला संकेत, अगर लोग सोचें कि रिकवरी होगी और वो रिकवरी का संकेत आप डाउ से फ्यूचर से लेना चाहें तो वहां से लें, अगर वहां हरे निशान में आते दिखे तो होगी। लेकिन निफ्टी पर रिकवरी का पहला संकेत मिलेगा आपको 9125 के ऊपर निफ्टी निकलकर टिकता है। तो अगर 9125 के ऊपर स्पॉट लेवल की मैं बात कर रहा हूं, ये टिकता है तो हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी बहुत खरीदारी आ सकती है जो 9175 9200 तक ले जा सकती है और वहां पर जाकर आप रुक जाएंगे। अल्टीमेटली मुझे लगता है कि ये रेंज हो सकती है जब तक वापस से आप 9250 9275 के ऊपर बंद न हो तब तक आप दबाव में हैं। तो पॉइंट सिंपल है, 100 सवा 100 पॉइंट आपके नीचे है, 125 150 पॉइंट ऊपर की तरफ है, इसी में ट्रेड करना है। 9125 के आसपास आप हैं, 100 पॉइंट नीचे बहुत मजबूत सपोर्ट है 9000 पर, 9250 75 पर रुकावट वाला मामला है, तो बीचों बीच रेंज में है। तो हल्की फुल्की रिकवरी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अल्टीमेटली पिछले 3-4 दिनों का जो ट्रेंड है कि आखिरी 1-1.5 घंटे में रिडम्पशन रिक्वेस्ट आती है फंड्स के पास, फिर वो बिकवाली करते हैं। तो आज ये देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या कहीं कोई रिडम्पशन रिक्वेस्ट आती है या नहीं। वो रिक्वेस्ट आए ना आए, मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है और वो रिक्वेस्ट आ रही है बिगुल की। तो पहला बिगुल चार्ट कॉर्नर का आज कुणाल जी और राकेश जी के लिए। बताएं सर। कुणाल जी बताएं सर। अनिल जी देखिए, खरीदारी की राय है और खरीदना है एक्साइड। एक्साइड के चार्ट पर देखें अनिल जी तो इसमें एक बहुत बड़ा मोमेंटम इंट्राडे चार्ट्स पर बना है और 149 हाफ की एक बड़ी रेजिस्टेंस थी जिसको इंट्राडे में स्टॉक ने पार किया है। इस शेयर को अपने रडार पर लेने की वजह यह है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा वॉल्यूम एक्शन डेरिवेटिव्स में यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में देखने को मिला है। तो जो बड़ा ब्रेकआउट है इसके चलते एक्साइड को बाय करें। यहाँ पर 148 हाफ पर स्टॉप लॉस रखना है 148 रुपये 50 पैसे पर। पहला टारगेट 153 रुपये 75 पैसे का और दूसरा टारगेट 155 रुपये का होगा। तो 155 तक जाना चाहिए। 155 के टारगेट के लिए एक्साइड को बाय करें। 155 खाली है, 151 पे तो ट्रेड कर रहा है 152 पर। कुणाल जी इतना कम टारगेट? अनिल जी 155 कोई 3% होते हैं इंट्राडे के लिए, तो अनिल जी काफी है। ओके, तो एक बार स्टॉप लॉस टारगेट फिर से बताइए। 151 152 की रेंज में खरीद जी। क्या है स्टॉप लॉस? वापस बोलें सर जरा एक बार। 148.50। ओके अनिल जी 148.50 का स्टॉप लॉस। जी हाँ जी मिल गया। 153.75 155 के टारगेट के लिए यहाँ पर करनी है आपको खरीदारी। आइए अगला बिगुल है वागले साहब के लिए। आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून दीपांशु जी। वागले साहब मुझे बाय करना है औरोबिंदो फार्मा जिसने एक ब्रेकआउट दिया है। 686 का करंट भाव है, 686 से 683 की बाइंग रेंज होगी, 678 का स्टॉप लॉस होगा और मेरा टारगेट 705 होगा। मुझे लगता है ये कल तक 705 710 तक के लेवल दिखाई देंगे इसमें। ओके 705 710 के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। औरोबिंदो फार्मा है वो अगला स्टॉक जहां पर आप तेजी करके चल सकते हैं। ये है आपके लिए राय। आइए सचिन हमारे साथ है, सचिदानंद तेकर, आपका भी स्वागत है सचिन जी। आपके लिए भी बिल्कुल तैयार है BTS डबल टी। ओके सचिन जी डिस्कनेक्ट हो गए, थोड़ी देर में हम फिर से कनेक्शन करेंगे उनसे। भसीन साहब के हसीन शेयर आने वाले हैं 2:15 बजे। उससे पहले इवेंट्स और स्टॉक्स न्यूज खबरें और साथ ही क्या क्या इवेंट्स हैं। इवेंट्स आज बताने के लिए देवांशी हमारे साथ हैं। देवांशी बताइए। ओके मानसी हमें इवेंट्स बताएगी, देवांशी बताएगी खबरों वाले शेयर। थोड़ा सा चेंज हुआ है प्रोग्राम में, तो मानसी बताइए कौन से इवेंट्स पर नजर रखनी है? जी गुड आफ्टरनून अनिल जी। कई सारे इवेंट्स हैं जिस पर नजर रखेंगे। सबसे पहले तो अभी आपने बताया 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संबोधन है सबसे बड़ा इवेंट जिस पर फोकस है। लेकिन इसके अलावा अगर मार्केट्स की बात करें, आज एसीसी और अंबुजा दोनों की बोर्ड मीट्स होने वाली हैं, खासतौर से पूंजी जुटाने और साथ ही डिविडेंड को लेकर इन बोर्ड बैठक में
सोच विचार होगा। दोनों ही कंपनी की बोर्ड बैठक पर नजर है। इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन आज है हमारे पास। मार्च आईआईपी और अप्रैल सीपीआई के डेटा आज आने वाले हैं। शाम 5:30 बजे तक ये नंबर्स हमारे साथ होंगे। मार्च आईआईपी अनुमान ये लगाकर चल रहे हैं कि नंबर्स जो है निराशाजनक हो सकते हैं। 4.5% से नेगेटिव 8.7% पर जाने के अनुमान है। और इसके अलावा अप्रैल सीपीआई 5.91% से 5.68% पर रह सकते हैं। नतीजों के लिहाज से निफ्टी स्पेस में नेस्ले के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आने वाले हैं। वायदा बाजार में हैवेल्स, बंधन बैंक दोनों कंपनियों के नतीजों पर फोकस है। कल की अगर बात करें, बुधवार का दिन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। अनुमान ही लगाकर चल रहे हैं कि राहत पैकेज को लेकर इसमें कोई ऐलान हो सकता है। नतीजों के लिहाज से निफ्टी स्पेस में कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे आने वाले हैं 12 से 3:30 के बीच। मारुति सुजुकी के नतीजे 1 से 3 के बीच आने के अनुमान है। वायदा बाजार में सीमेंस और गोदरेज कंज्यूमर दोनों ही कंपनी के नतीजों पर फोकस रहेगा। और गुरुवार के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन है। और इसके अलावा रिलायंस के राइट इशू की रिकॉर्ड डेट तय हुई है 14 मई यानी कि गुरुवार। 1257 रुपए प्रति शेयर के दाम पर 53,125 करोड़ का राइट इशू आने वाला है। और शेयर धारक 15 शेयर के बदले 1 शेयर के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस इवेंट पर भी फोकस रहेगा। अशोक लेलैंड बोर्ड बैठक करने जा रहे हैं। एनसीडी के जरिए पूंजी जुटाने को लेकर इस बैठक में सोच विचार होगा। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि एफएसडीसी की एक महत्वपूर्ण बैठक गुरुवार के दिन होने वाली है। बैठक में अर्थव्यवस्था के हालात की समीक्षा पर चर्चा होगी। खासतौर से कोरोना लॉकडाउन से जुड़ी बातचीत होगी और इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। अप्रैल डब्ल्यूपीआई के आंकड़े भी गुरुवार के दिन आते हुए हम देखेंगे। दिन के दौरान मार्केट आज में नंबर्स आ जाएंगे। और नतीजों के लिहाज से गुरुवार के दिन वायदा बाजार में बायकॉन, मनप्पुरम फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर और साथ ही एस्कॉर्ट्स इन तमाम कंपनियों के नतीजों पर फोकस रहेगा। ओके, तो ये है कुछ अहम ट्रिगर्स। कई सारे ट्रिगर्स हैं जिन पर हमारी नजर रहेगी। और जैसे कि मानसी बता रही थी, राइट्स इशू का है, रिलायंस का 2 दिन बाद रिकॉर्ड डेट है। उससे पहले स्टॉक में देखिए प्रेशर पड़ रहा है और मार्केट पर दबाव भी पड़ रहा है। कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो बाजार खुलने के बाद खबरों के दम पर एक्शन में दिखे हैं, ये पूरी लिस्ट है देवांशी के पास। बताएं देवांशी। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए आज स्टरलाइट टेक इसके नतीजे आए हैं और जो मुनाफा है वो आप ऑन द फेस देखें तो 53% बढ़ते हुए दिखे हैं। लेकिन पिछले क्वार्टर में अगर आप देखें तो कंपनी को 50 करोड़ का वन टाइम लॉस हुआ था। तो एडजस्टेड जो मुनाफा है वो 91 करोड़ के सामने 80 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, घटा है। कमजोर नतीजे हैं। आय जो है वो करीब 3.5% कम होती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफे में 11% तक की गिरावट हमने देखी और जो मार्जिन हैं वो 20% के सामने केवल 19% पर आते हुए दिखे। थोड़े से कमजोर नतीजे हैं। एल्केम लैब के लिए अच्छी खबर है। यूएस एफडीए से कंपनी के एक यूनिट को ईआईआर मिला है। सेंट लुइस ये यूनिट है जिसको ईआईआर रिपोर्ट मिलती हुई दिखी है। ग्लेनमार्क फार्मा ये खबर आई है कि फेविपिराविर ये जो ड्रग है जो कि कोविड-19 में इस्तेमाल होता है, इसका फेज 3 ट्रायल शुरू हो चुका है। ये पॉजिटिव बनते हुआ दिख रहा है। और साथ ही अगर ब्लॉक डील्स की बात करें, आज पावर ग्रिड और यूपीएल ये दोनों स्टॉक्स पर आज बड़े सौदे होते हुए दिखे। यूपीएल में 10 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं 377 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। और पावर ग्रिड करीब 25 लाख शेयरों के सौदे हुए 158 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। ओके, तो कई सारे शेयर्स हैं वहां पर जो आज आपको फोकस में मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देवांशी हमें पूरी लिस्ट बताने के लिए इस समय। चलिए देख लेते हैं बाजार में रिएक्शन कैसे बन रहा है और साथ ही आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए जहां तक आगे का ट्रेड है। राकेश जी, कुणाल जी हमारे साथ हैं, वागली साहब भी हमारे साथ हैं, उनकी कॉल्स आ गई हैं, सुमित जी भी जुड़ रहे हैं, अविनाश गोरखसागर साहब भी हमारे साथ इस समय शो में शामिल हैं। औरोबिंदो फार्मा जिस पर अभी थोड़ी देर पहले वागली साहब ने एक कॉल दी है, एक अच्छा मूव दिखाता हुआ आपको दिख रहा है इस समय। अविनाश जी, औरो फार्मा खरीदना चाहेंगे? ऑलमोस्ट 400 के लेवल से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली आ गई है, अब लगभग 700 के लेवल पर आ गया है। अभी भी अगर आप देखें तो वैल्यू दिख रही है आपको इस स्टॉक में फंडामेंटल तौर से? इनफैक्ट दीपांशु, मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की तेजी इस स्टॉक में आई है, क्लियरली सैंडोज के डील के बाद ही ये री-रेटिंग हुई है। ऐसा अनुमान है कि सैंडोज की डील कैंसिल होने के बाद कंपनी को डेफिनेटली जो कर्जा लेने की बात थी वो अभी नहीं होगी, तो वही एक मेजर मल्टीपल कारण है कि यहाँ पे थोड़ी री-रेटिंग हुई है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो Q4 के नतीजे आएंगे प्लस जो इनकी कमेंट्री रहेगी यूएस मार्केट्स की तरफ, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैं तो करंटली होल्ड करूंगा। करंट भाव पे तो खरीदना के अभी रेंज नहीं है। हमको लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन अगर आता है तो डेफिनेटली इसमें खरीदने का मौका बन सकता है, क्योंकि ओवरऑल फार्मा स्पेस में ये एक ऐसी कंपनी है जहां पे यूएस मार्केट्स में इन्होंने काफी अच्छी तरह से अपने एक्सपोर्ट्स ग्रो किए।
तो आई वुड प्रेफर टू होल्ड, और कोई गिरावट आती है तो ही खरीदें। ओके, प्रेफर टू होल्ड, पर हाँ गिरावट पर आप खरीदारी कर सकते हैं जहां तक औरो फार्मा का सवाल है। ट्रेड के लिए भी अच्छा लग रहा है, फंडामेंटल बेसिस पे भी उतना बुरा स्टॉक नहीं है। थोड़ी देर में भसीन साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जानेंगे कि उनके आज दोपहर के सेशन के लिए हसीन शेयर्स कौन से हैं। बंसल जी, यूनाइटेड स्पिरिट्स में एक थोड़ा सा रिवर्सल आते हुए दिख रहा है, 500 के ऊपर वापस गया है स्टॉक, 2% ऊपर है डेज हाई पर। आखिरी 1-1.5 घंटे के लिए कोई ट्रेड दिख रहा है स्टॉक पे? देखिए दीपांशु, डेफिनेटली यहाँ पर एक रिवर्सल देखने को मिला है और स्टॉक ने नीचे में 491, 492 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट लिया है और रैली एक्सटेंड हो सकती है 509, 510 तक। पर दूसरे अच्छे विकल्प मेरे को लगता है कि अवेलेबल हैं, तो फॉर द टाइम बिंग यूनाइटेड स्पिरिट्स में रुकना चाहिए। और दूसरे अच्छे विकल्प के लिए आपसे गुजारिश है एक चार्ट कॉर्नर के बिगुल की। बिल्कुल, एक और बिगुल चार्ट कॉर्नर के लिए राकेश जी, कुणाल जी। बताएं सर। दीपांशु, खरीदारी की राय है और खरीदना है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट यानी कि टाटा सीपी, जिसमें कि एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। इस स्टॉक ने अभी अभी 358 रुपए के एक इंट्राडे रेजिस्टेंस को पार किया है और बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट हुआ है। तो हमारी खरीदारी की राय है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट यानी कि टाटा सीपी पर। ओवर टू राकेश जी। देखिए दीपांशु, जो MSCI की रीबैलेंसिंग की बात हो रही है उसमें टाटा कंज्यूमर का भी नाम है। टेक्निकली एक ब्रेकआउट यहां पर हो रहा है। 354 का स्टॉप लॉस है, 371 के टारगेट के लिए टाटा कंज्यूमर को खरीदने की राय है। और एक बार 366 के लेवल्स आते हैं तब स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपनी खरीद की दाम का लेके आना चाहिए। इसके साथ साथ दीपांशु कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, कल हमने भारतीय इंफ्राटेल पर पिक ऑफ द डे दिया था। इतने खराब वातावरण के अंदर भी स्टॉक 0.3% के करीब 2.64% ऊपर है। तो आपसे दीपांशु, आपसे, अनिल जी से और व्यूअर्स से कहना चाहता हूं कि जुड़े रहें। अभी तक जितनी भी पिक ऑफ द डे हमने पहले दी हैं सब रॉक करिए और अब एक ऐसा स्टॉक रडार पर है जो कि पिक ऑफ द डे नहीं, शायद पिक ऑफ द वीक बन जाए। तो जुड़े रहे जी बिजनेस के साथ। और अनिल जी, आपसे गुजारिश है कि 3 बजे का टाइम हम रिजर्व करते हैं। अगर मार्केट सपोर्टिव होंगी तो हमारे पास एक बहुत बढ़िया स्टॉक है, तो हमारे पास सबसे पहले आइएगा 3 बजे। चलिए ठीक है, 45 मिनट्स बाकी हैं 3 बजे के ट्रेड के लिए। एक बार देख लेते हैं किस तरह से बाजार में मूवमेंट आता है और फिर एक कॉल और आएगी राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से, तो उस पर भी नजर रहेगी। इस समय बाजार में फिलहाल एक अच्छी रिकवरी बनते हुए दिख रही है। बल्कि अगर आप देखें तो निचले स्तरों से जब हमने शो शुरू किया था तो वहां से 50 पॉइंट की रिकवरी आपने देखी है पिछले 10 मिनट में, जहां तक निफ्टी का सवाल है। और निफ्टी बैंक पर भी देखें तो निचले स्तरों से 200 अंकों की रिकवरी हुई है अभी बस कुछ ही मिनटों में। तो एक अच्छी रिकवरी हो रही है। जैसे कि अनिल जी, मैं अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे कि मोदी साहब का स्पीच होने वाला है, उससे पहले कुछ एक्सपेक्टेशंस बन रही है। पीरामल एंटरप्राइजेस को देखिए, अभी थोड़ी देर पहले 8% नीचे था, अब सिर्फ 5% नीचे है। तो एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी वहां पर भी आपको आती हुई दिखी है। लगभग आप देखेंगे तो पूरे बाजार में, और स्पेशली बैंक्स एंड एनबीएफसीज जो सबसे पिटे हुए सेक्टर्स रहे हैं आज के ट्रेड में पिछले कुछ दिनों से, वहां पर भी देखिए तो एक शानदार रिकवरी आपको बनती हुई इस समय आएगी। अमर राजा, पीरामल एंटरप्राइजेस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, टाटा कंज्यूमर जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, फेडरल बैंक, टाइटन, आईटीसी, मदरसन, यूनाइटेड ब्रूअरीज, एनआईटी टेक, ये सभी वैसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने लास्ट 5-10 मिनट में अच्छी आपको रिकवरी दिखाई है और अब बाजार मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। अभी भी गिरावट है, 9150 पर वापस आ गए हैं। दिन में 2 बार हम इस लेवल पर वापस आके यहां से फिसले हैं, तो देखते हैं कि यहां से होल्ड कर पाता है कि नहीं। पर अभी एक अच्छी आपको गेन बिल्ड होती हुई दिख रही है जहां तक बाजार का सवाल है। तो आखिरी आधा 1 घंटा ट्रेड का बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इधर से भसीन साहब से अभी बस थोड़ी देर में बात करेंगे, जानेंगे कि उनका भी बाजार पर क्या व्यू बन रहा है, इस रिकवरी पर क्या करना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स उनके हसीन शेयर्स कौन से हैं उसके बारे में भी उनसे बात करेंगे। पर बाजार का एक्शन इस समय बढ़िया होता हुआ दिख रहा है, ये तो पक्का है। सचिन जी भी हमारे साथ है। सचिन जी, बैंक्स में एक अच्छी रिकवरी आती हुई दिख रही है। एक्सिस बैंक को देखिए अब पॉजिटिव भी हो गया है, हालांकि आधा % ऊपर ही दिखेगा, पर निचले स्तरों से मूव अच्छा आया है। यहां पर कोई ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है? आई थिंक यहाँ पर एक मार्केट डिमांड जोन के नजदीक है। जिस तरीके से एक रिवर्सल हुआ है 9000-9050 एक अच्छा डिमांड जोन है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल होने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है।
एंड बैंक निफ्टी की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो मुझे लग रहा है आज का जो लो बना है अराउंड 18,200 के आसपास, आई थिंक ये पर्टिकुलर लेवल आई थिंक होल्ड होना चाहिए ऑन द हाई। यही होगी कि अगले 1 से 2 दिनों में मार्केट वापस या बैंक निफ्टी वापस 19,500 इस पर्टिकुलर रेंज में स्विंग होना चाहिए, जिस तरीके से ये सेटअप है। तो मुझे मेरी सलाह यही होगी कि अगर हम बैंकिंग इन स्टॉक्स को देखें तो यहाँ पर क्लियरली लीडर्स के साथ ही रहना चाहिए, जहाँ पर मुझे लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक में एक अच्छा करेक्शन कंप्लीट हो। तो तरीके से इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर रहा है, मुझे लग रहा है अराउंड 300 एक अच्छा बेस रहा है स्टॉक के लिए ऑन ब्रॉडर स्केल। एंड जिस तरीके से वापस एक रिबाउंड हुआ है अराउंड 308 के आसपास का आज का स्विंग बना है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जहाँ पर एक ऑलरेडी एक अच्छा करेक्शन हो चुका है, स्टॉक अक्यूमुलेट करना चाहिए वापस। एक्सपेक्टेशन यही होगी कि अराउंड 360 से 370 के जोन में वापस एक बार स्टॉक स्विंग होना चाहिए, जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। तो बैंकिंग आईसीआईसीआई बैंक बेटर लेवल्स पे है, जहां पर लॉन्ग एडिशंस की सलाह होगी। ओके तो आईसीआईसीआई बैंक पर आप थोड़ा एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। देखिए आईसीआईसीआई बैंक पर भी अच्छी रिकवरी हो रही है, एक्सिस बैंक पर अच्छी रिकवरी हो रही है, फेडरल बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और सुमित जी, इंडसइंड बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो पॉजिटिव में है। आज के वीक बाजार में उसने गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं करा है, रैली भी उतनी नहीं आ रही है, पर फिर भी 1-1.5% ऊपर है। यहाँ पर कोई ट्रेड है? गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए इंडसइंड बैंक में ऊपर में 450-455 के आसपास का रेजिस्टेंस है, अभी 440 के लेवल के आसपास दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है थोड़ा सा पुल बैक बाउंस बैक देखने को मिले। मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस लेवल टूटता है उसके बाद ही फ्रेश ट्रेड लेना चाहिए। फिलहाल थोड़ा सा और वेट एंड वॉच करें। निफ्टी भी एक बार अभी डेज हाई ब्रेक कर रहा है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। अगर निफ्टी यहाँ पे 15-20 मिनट आधे घंटे सस्टेन कर गया तब तो अच्छा बाउंस देखने को मिलेगा, नहीं तो फिर वापस से आधे घंटे के अंदर एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके ट्रेड लेना चाहिए, स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स और फाइनेंशियल स्टॉक्स के ऊपर। ओके, थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं, बट मूव अच्छा आ रहा है इंडसइंड बैंक में। चलिए चलते हैं सचित जी के पास एक बीटीएसटी कॉल के लिए। बताएं सचित जी। दीप, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है एंड स्टॉक है आईटीसी। ओवरऑल अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो हाल फिलहाल में एक अच्छा करेक्शन स्टॉक में देखा गया था, अराउंड 18 से 19% का डिक्लाइन हुआ था अपने रीसेंट स्विंग से। एंड ये पूरा करेक्शन मुझे लग रहा है एक जिगजैग फॉर्मेशन में ही हुआ था, जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर रहा है। ओवरऑल अगर हम पिछले 4 दिनों का डेटा भी देखें तो यहाँ पर एक बुलिश हरामी काइंड ऑफ फॉर्मेशन एस्टैब्लिश हुआ था कल के सत्र में, जहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन उसके विद इन है एंड अपने सपोर्ट के नजदीकी हुआ है। अराउंड 150-155 एक अच्छा सपोर्ट जोन रहा है स्टॉक के लिए। जिस तरीके से आज फिलहाल वापस बिल्टअप्स नजर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पे फ्रेश एडिशंस हो रहे हैं। कल का डेटा भी यही इंडिकेट कर रहा था कि स्टॉक में फ्रेश एडिशंस ऑन द नजर आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ से जो मूवमेंट होगी स्टॉक में वो पोजिशनली होगी एंड 175 के लिए यहाँ पर ये पोजीशन बना देनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको फ्यूचर्स में लगाना है अराउंड 158 का एंड इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है 167 ये एक्सटेंड होनी चाहिए। तो आईटीसी अक्यूमुलेट करना चाहिए, बाय करना चाहिए। फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो 158 का होगा स्टॉप लॉस, इंट्राडे के लिहाज से स्टॉप टारगेट होगा 167 का एंड पोजिशनली 175 का। ओके, 167, 175 है तो अच्छे टारगेट्स आ रहे हैं। जहां तक आईटीसी का सवाल है 158 का आप स्टॉप लॉस रखिए, अच्छा मूव आपको आईटीसी दे सकता है। और एक दिग्गज स्टॉक है जो बाजार की रिकवरी में भी इस समय पार्टिसिपेट करता हुआ दिख रहा है, तो इसलिए आप वहां पर भी अच्छा मूव देख रहे हैं। आईटीसी पर नजर रखिए जहां तक इस स्टॉक का सवाल है। अविनाश जी, आईटीसी पर आपकी अगर कोई राय है तो आप भी शेयर करिए, क्योंकि जब भी देखते हैं 160 के लेवल से मूव आता है, पर जितने भी ये कंजम्पशन स्टॉक से थोड़ी से इंटरेस्ट बिल्ड होते दिख रहा है। एचयूएल भी वापस 2000 के लेवल से आकर एक सपोर्ट ले रहा है। आईटीसी में खरीदारी आ रही है, ब्रिटानिया में आज थोड़ी खरीदारी देखिए। आप कोई एफएमसीजी स्टॉक खरीदना चाहेंगे सर? मुझे लग रहा है कि दीपांशु आईटीसी की आपने बात की, मुझे लग रहा है कि आईटीसी एक ऐसा शेयर है जो कंटिन्यूसली अंडर परफॉर्म कर रहा है। हालांकि कंपनी के अगर हम कैश फ्लोज देखें और प्रोडक्ट का बुके देखें तो बहुत ही बढ़िया है। इनके लिए शॉर्ट टर्म में दिक्कत यही रहेगी कि होटल और पेपर सेक्टर में काफी हद तक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। हालांकि 1-2 क्वार्टर्स कंपनी के लिए जरूर चैलेंजिंग रहेंगे, लेकिन लंबी नजरिए के लिए हम समझते हैं कि डिविडेंड डील भी काफी अच्छा है, कंपनी कर्जा मुक्त है और ऊपर से अभी जो शॉर्ट टर्म में सूटी सेल को लेके थोड़ा बहुत जो डेवलपमेंट होने वाला है वो इसीलिए शायद स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन इस वीकनेस को इन्वेस्टर्स को जरूर खरीदना चाहिए।
एफएमसीजी में हम समझते हैं कि डाबर और मैरिको ये भी दो ऐसे विकल्प है जहां पे खरीदारी की जा सकती है। हालांकि नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स थोड़े से कमजोर रहेंगे, लेकिन ये दोनों कंपनीज में हमको लग रहा है कि आगे आने वाले 6 से 12 महीने में अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। ओके, अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है जहां तक कंजम्पशन स्टॉक्स का सवाल है, स्पेशली आईटीसी पर। देखिए बैंक निफ्टी पर एक बार फिर से नजर डालिए, आंख नहीं हट रही है जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है। अब और अच्छी रिकवरी होगी, दिन के निचले स्तर से आप तकरीबन 300 साढ़े 300 पॉइंट रिकवर हो गए, और स्पॉट में जो डेज हाई था वैसे तो नीचे ही खुले थे, पर वहां से फिर अब रिकवरी हो गई है। जहां तक आप नीचे खुलने बाद का जो डे हाई था बैंक निफ्टी में, तो वहां पर आप देखिए तो जबरदस्त आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। पिछले 10-15 मिनट में सभी बैंक्स में आपको अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी है। सबसे आगे हैं एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। नतीजों से पहले बंधन बैंक वैसे तो वीक है पर रिकवरी दिखा रहा है, और इंडसइंड बैंक में तो सुबह से ही खरीदारी चल रही है। तो सभी बैंकिंग नेम्स में एक अच्छी जो रिकवरी आती हुई दिख रही है, उसके दम पर आप देख रहे हैं तो बाजार भी इस समय रिकवर हो रहे हैं। बैंक से नहीं, निफ्टी स्टॉक्स में भी आपको एक अच्छी रिकवरी आती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से निफ्टी भी अच्छा रिकवर होता हुआ आपको इस समय दिख रहा है। सबसे ज्यादा खरीदारी आपको बैंक्स के अलावा दिखेगी आईटीसी, जिसके बारे में हमने बात करी। बजाज फिनसर्व अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। भारती एयरटेल, श्री सीमेंट, जेएसडब्ल्यू स्टील में एक बार फिर से खरीदारी होती हुई दिख रही है। आज सुबह काफी तेज गिरावट आई थी, वहां से रिकवरी आई है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी हल्की सी रिकवरी आई है दिन के निचले स्तर से। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व भी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, और इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि मार्केट्स में जबरदस्त एक्शन है इस समय। चलिए, एक और कॉल तैयार है राकेश जी कुणाल जी की तरफ से। चार्ट कॉर्नर का बिगुल बजाते हैं। बताएं सर। दीपांशु, 96 साढ़े 96 का भाव है। स्टॉक का नाम है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, और ये हमारा एल्गो ट्रेड है। पहले भी मैंने और राकेश जी ने स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पर खरीदारी की राय दी थी। स्टॉक के चार्ट पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है, और उसके बाद आज इस पे तेजी बनते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह हम देख रहे हैं कि पूरा फोकस जो है वो टेलीकॉम स्पेस पर होता जा रहा है, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में डेफिनेटली आपको और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ओवर टू राकेश। दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल रिवर्सल है। 93.90 का स्टॉप लॉस है। 100 रुपीज पहला टारगेट है और 102 दूसरा टारगेट है। पहला 102 दूसरा टारगेट है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। इस बीच कार्यक्रम में हमारे साथ भसीन साहब भी शामिल हो रहे हैं। भसीन साहब के लिए बिगुल। भसीन साहब, पहले तो बताएं जो भी अपडेट आप देना चाहते हैं, बताएं सर। हेलो जी सर, बताएं। पहले अपडेट बताएं, आप क्या क्या अपडेट देना चाहते हैं ओपन में। अनिल जी, अपडेट ये आवाज है। आ रही है आपको? आवाज आ रही है सर, आपको आ रही है। 9050 पे आपको कहा था, आपने बोला था सर 8900, मैंने कहा था एक आध दिन के लिए जाएगा, यहाँ से रिकवरी आएगी। और उस समय आपको भारती की कॉल दी थी सुबह, और इंडसइंड बैंक, दोनों के टारगेट हिट हो गए सर। भारती का भाव 558 है, आपको 538 पे दिया था। 555 टू 560 का टारगेट, और इंडसइंड बैंक में 445 का टारगेट, 428 का भाव था। दूसरी मैंने कॉल दी थी आपको, मैंने बोला था बने रहिए। पेज इंडस्ट्री में 16850 का स्टॉप लॉस है क्लोजिंग पे। अशोक लीलैंड 46 का स्टॉप लॉस है क्लोजिंग पे, और ग्रासिम का 480 का स्टॉप लॉस है क्लोजिंग पे। इनफैक्ट ग्रासिम पे अगर आप बने हैं तो और ऐड कीजिए। ग्रासिम अब 550 का भाव आपको शायद अगले हफ्ते तक ही दिखा देगा। और एक रह गया मेरे पे हैवेल्स, उसमें भी 470 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस है। ये तो थी मेरी सुबह की कॉल सर, वो दोनों हो गई, भारती भी और इंडसइंड भी। और मैंने आपको 12 बजे कॉल भेजी थी 2118 2123 में बजाज फाइनेंस 2075 का टारगेट, वो भी हिट हो गया सर। राइट सर, परफेक्ट। तो एकदम जबरदस्त कॉल्स जा रही है, मार्केट भी रिकवर हो रही है निचले स्तरों से बेहतरीन। अब बताइए आज फ्रेश कॉल्स कौन सी है? सब खरीदारी वाली है सर? सर बिल्कुल, अब तो सोने पे सुहागा है। बाजार ने रुख बदल लिया है मेरे हिसाब से, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि 9000 टू 9500 वी टच द लोअर बैंड। तो 3 बायस हैं सर, अगर आप कहें उसमें से पहली मैं बोले तो मैं बोलूं।
जी बिल्कुल तो बिल्कुल सर, बताएं पहला कॉल आपका। हाँ सर, बैंक्स में बहुत पिटाई हो गई है। यहाँ पे अब हमारा कॉन्फिडेंस बन रहा है कि जो सरकार का रिलीफ पैकेज है, इट विल बी फैक्टर्ड थ्रू द PSU बैंक एंड स्टेट बैंक विल गेट द लार्जेस्ट मनी अमाउंट फ्रॉम द गवर्नमेंट फ्रॉम द RBI, और स्टेट बैंक विल मेक ह्यूज फी बेस्ड एक्टिविटी जो इसको अब मिलेगी। 163 का भाव है, 157 का स्टॉप लॉस रखिए और 172 से 74 का टारगेट आपको मिलना चाहिए इन स्टेट बैंक। सो स्टेट बैंक विल बी द फर्स्ट पिक देयर सर। ओके ओके, प्लस करें SBI। खरीदारी की राय 162 163 के आसपास चल रहा है, यहीं पर ले लीजिए। 157 का स्टॉप लॉस है, 172 और 174 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय है बसिन साहब की तरफ से यहाँ पर SBI में। बसिन साहब, दूसरा स्टॉक कौन सा है आपका? सर दूसरा स्टॉक है एक्साइड। आपने देखा है कि ऑटोज बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और एक्साइड विल बी द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी अलॉन्ग विद अमर राजा, क्योंकि प्रॉब्लम इज गोइंग टू कम इन जो गाड़ियां खड़ी रही हैं 2 महीने, वहां पे बैटरी की बहुत ज्यादा आशंका रहेगी सर। तो एक्साइड का भाव बढ़ चुका है, लेकिन अभी भी मैं सोचता हूँ 51 रुपए 51.5 में लीजिए। 43.5 44 का स्टॉप लॉस है, 168 से 170 का टारगेट। ओके, 168 170 के टारगेट के लिए एक्साइड में भी करें खरीदारी। अभी अभी थोड़ी देर पहले एक्साइड में खरीदारी का कॉल हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से भी आता हुआ दिखा। यहाँ पर और तेजी बन सकती है, यहाँ पर आप कर सकते हैं खरीदारी। 152 के आसपास 51 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। ये दूसरा स्टॉक है ऑटो एंसिलरी स्पेस से। और बसिन साहब, तीसरा स्टॉक कौन सा है आपका आज का? सर तीसरा है मेरा फेवरेट ITC इस भाव पे, क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग इज बैक और आपको पता है मार्केटें खुल चुकी हैं, और साथ में उन्होंने जो न्यू लॉन्चेस किए हैं FMCG में, पर्टिकुलरली इन द शेप ऑफ हैंड सैनिटाइजर, देव गेन ह्यूज मार्केट शेयर। तो 160-61 का 60-61 का भाव है, इसमें 156 का स्टॉप लॉस रखिए। 170 से 72 आपको मिल सकते हैं इन ITC। ओके, 162 163 की रेंज में अभी है, यहीं पर खरीद लीजिए। स्टॉप लॉस टारगेट एक बार बसिन साहब फिर से बताएं क्या है? 156 का स्टॉप लॉस है, 170 से 72। 156 का स्टॉप लॉस, 170 172 के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। ये है बसिन साहब की तरफ से 3 बेहतरीन पिक्स। अगर आप मिस कर गए तो मैं आपको फिर से लिखवा दूं। SBI खरीदें 163 के आसपास, 157 का स्टॉप लॉस, 172 174 का टारगेट। एक्साइड खरीदें 152 के आसपास, 144.50 का स्टॉप लॉस है, 168 170 का टारगेट। और इसके अलावा ITC खरीदें 162-63 की रेंज में, 156 का स्टॉप लॉस, 170 से 172 के टारगेट के लिए। तो ये 3 बेहतरीन पिक्स हैं बसिन साहब की लिस्ट में। बाजार यहां से एक बेहतरीन रिकवरी देकर 9200 की तरफ आने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। तो काफी कुछ रिकवरी हुई है, निचले स्तरों से लगभग 400 अंकों की रिकवरी बाजार में होती हुई दिख रही है इस वक्त। तो ये एक बड़ी खबर आपके लिए बाजार से आती हुई दिख रही है, जहां पर बेहतरीन रिएक्शन हुआ है। दीप, मैं थोड़ा सा तैयारी कर लूं डेटा के साथ, तब तक आगे का कार्यक्रम आप देखें। बिल्कुल अनिल जी, आपकी स्ट्रैटेजी का इंतजार रहेगा, क्योंकि जहां से हमने शो शुरू किया था और अब जब हम बात कर रहे हैं तो लगभग 150 पॉइंट की रिकवरी या 100 पॉइंट से ज्यादा की रिकवरी आपने निफ्टी में देख ली है। तो आखिरी 1 घंटा काफी इंटरेस्टिंग होने वाला होगा। कुछ ही देर में अनिल जी अपनी स्ट्रैटेजी बताएंगे हमें, तब तक देख लेते हैं कि और कहाँ स्टॉक्स में एक्शन इस समय बढ़ता हुआ दिख रहा है। मार्केट्स काफी गर्म है और इसमें आप देख भी रहे हैं कि बाजार में अच्छा मूव आ रहा है। सचित जी, 1-2 स्टॉक्स आपसे भी और बात करने थे। जिस तरह से बाजार का इस समय मूवमेंट हो रहा है, इनमें क्या करना चाहिए जहां तक आज के ट्रेड का सवाल है? हम देख रहे हैं कि सुबह से जो मूवमेंट आया है वेदांता में, एक बढ़िया मूव आ गया है। 8.5% की तेजी रही है इस स्टॉक में। अभी भी थोड़ा अपसाइड बाकी है क्या वेदांता में? स्टॉक का नाम क्या है? वेदांता। यस दीप, आई थिंक यहाँ पर ऑलरेडी एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस चल रहा है स्टॉक में। इनफैक्ट सुबह अगर हम देखें तो ऑलरेडी कोई कुछ मेटल्स काउंटर्स पे काफी दबाव था, बट ये पर्टिकुलर स्टॉक बिल्कुल भी संकेत नहीं है अभी भी इसका स्ट्रक्चर रहा है। तो मुझे पर्सनली लग रहा है कि स्टॉक आई थिंक 90 to 93 के जोन में स्विंग होना चाहिए। प्रीवियस स्विंग इसका अराउंड 90 के आसपास ही चल रहा है, वो बैरियर एक बार वो ब्रेक कर सकता है। तो डेफिनेटली पर एक लॉन्ग बाय करने में 82 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी फ्रेश लॉन्ग्स ऐड किए जा सकते हैं। एक रिव्यू जोन होगा अराउंड 90-92 का, जहां पर मुझे लग रहा है कि ये रैली जो फिलहाल शुरू हुई है वहां तक ये एक्सटेंड हो सकती है। तो 92 के टारगेट के लिए अभी भी लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए वेदांता में।
80 स्टॉप लॉस के साथ। ओके 92 के टारगेट्स अभी भी आ सकते हैं वेदांता में, तो आप देखिए मूव तो अच्छा आ ही रहा है, देखिए और कितना ऊपर जा सकता है इस समय। भारतीय एयरटेल पर और मूव आ रहा है और वहां पर आप देखिए 560 का लेवल आते हुए दिख रहा है, तो वसीम साहब की भी एक पिक थी, वहां पर भी बढ़िया मूवमेंट है। टाटा कंज्यूमर जिसके बारे में बात कर रहे थे मूव कर रहा है, बजाज फाइनेंस में भी अच्छा मूव आते हुए दिखता है। देखते हैं कि आखिरी घंटे में ये जो जितनी गेन्स हैं इन सारे स्टॉक्स में सस्टेन कर पाते हैं कि नहीं इस समय, बट बाजार का एक्शन भरपूर है और निफ्टी अब बस 30 पॉइंट नीचे है, तो बहुत ही स्ट्रांग रिकवरी आपको निफ्टी में भी होती हुई दिख रही है। और बैंक निफ्टी सिर्फ 100 पॉइंट नीचे है, तो निचले स्तरों से 500 अंकों से ज्यादा की रिकवरी आपने बैंक निफ्टी की देखी है। तो आधे घंटे में पूरा ट्रेड का जो सेटअप था वो चेंज हो गया और बाजार का मूड काफी ऑप्टिमिस्टिक होता हुआ दिख रहा है इस समय। देखते हैं कि ट्रेड और कैसे बनता है। टाइटन ये स्टॉक भी थोड़े अच्छे मूव दिखा रहा है। बंसल जी खरीदना चाहेंगे टाइटन को ट्रेड के लिए? 850 पर वापस आ गया है। नहीं देखिए दीपांशु, नीचे से अभी मैं इनफैक्ट टाइटन को ही देख रहा था और नीचे से एक स्मार्ट रिकवरी देखने को मिल रही है, बट टेक्निकली कंफर्ट नहीं आता है। एक रिबाउंड जरूर देखने को मिल सकता है, रिबाउंड 870 तक जा सकता है, बट टेक्निकली दूसरे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं। तो फॉर द टाइम बिंग टाइटन में ट्रेडिंग के नजरिए से खरीदारी को अवॉइड करेंगे। ठीक है, टाइटन को अवॉइड करते हैं ट्रेड के लिए, पर एक और ट्रेड आपके लिए तैयार है सचिन जी की तरफ से, BTSTT। बताएं सचिन जी। यहाँ जिस तरीके से ऑटो एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है कल के सत्र से, जिस तरीके से स्कॉच का स्ट्रक्चर अभी भी वैलिड है, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी कंसोलिडेशन के बाद एक नई अपमूव की शुरुआत हो रही है। तो ओवरऑल इसके जो टारगेट्स हम पोजिशनली देख रहे हैं वो अराउंड 800 के आसपास के है, जो अभी भी इंटैक्ट है। एंड मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस ऐड करनी चाहिए। फ्यूचर्स में मुझे लग रहा है अराउंड 450 का 750 पर लॉस लगा के लिए। इंट्राडे के लिहाज से जो लेवल में एक्सपेक्ट कर रहा था अराउंड 769 770 का, वो पर्टिकुलर लेवल ध्यान में रखना है। बट पोजिशनली मुझे लग रहा है काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है, तो यहाँ पर 800 के टारगेट के लिए डेफिनेटली ये लॉन्ग्स होल्ड करने चाहिए। तो 750 के स्टॉप लॉस के साथ फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन बनाए रखिए। 760 के आसपास फ्यूचर्स अभी ट्रेड कर रहा है, 760 टारगेट है, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है यहाँ से 800 के लेवल्स ओपन हो चुके हैं। एंड मुझे लग रहा है अगर मार्केट यहाँ पर परफॉर्म करता है तो ये पर्टिकुलर स्टॉक अपनी आउट परफॉर्मेंस जारी रखे। तो ये है सारे स्टॉक्स जिन पर आज आपको एक्शन देखने को मिल रहा है। अब फोकस करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। जी हाँ, ये खबर वाकई में बहुत बड़ी है मार्केट के लिए, बहुत बड़ी है इकोनॉमी के लिए। क्या है आज की सबसे बड़ी खबर? और वो आपको पता है कि आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन करेंगे, लेकिन क्या कुछ इस संबोधन में हो सकता है ये जानना जरूरी है। कुछ बेहतरीन और एक्सक्लूसिव खबर लेकर आई है हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। स्वाति बताइए, आज रात जो प्रधानमंत्री का संबोधन होना है, देश की इकोनॉमी के लिए, इंडस्ट्री के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए, बाजार के लिए किस तरह के बड़े ऐलान होने की संभावना है, ये बताएं। बिल्कुल, जैसा आपने कहा, ये बहुत ही बड़ी एक अनाउंसमेंट हम सुन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से, और आज रात 8 बजे सभी की नजर वहां होगी। जो सूत्र मुझे बता रहे हैं, और ये बहुत ही अहम बात है यहाँ नोट करने की, कि इकोनॉमी के लिए जो स्टिमुलस पैकेज जो लगातार पिछले कई हफ्ते महीने से इस पर बात चल रही है, इस पर प्राइम मिनिस्टर अपना व्यू देंगे। सूत्र मुझे बता रहे हैं कि एक बड़ा राहत पैकेज जो कि सारे ही सेक्टर्स को इनकम पास करेगा, उस पर बात करेंगे या उसकी एक डिटेल देंगे। सूत्र बता रहे हैं 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ये पैकेज सरकार अनाउंस करेगी। और सरकार की ये जो इतने दिनों की चुप्पी थी स्टिमुलस पैकेज नहीं देने की, वो यही थी। सूत्र बता रहे हैं कि इस पर भरपूर काम चल रहा था और हर सेक्टर को कितना पैसा इस वक्त जरूरत है दिया जाए, उस पर एक विश्लेषण, पूरा डिटेल एनालिसिस हो रही थी, और अब जाकर वो ऑलमोस्ट पूरी हो गई है। और चूंकि ये लॉकडाउन भी ग्रेजुअली लिफ्ट हो रहा है, तो सरकार अब इसी दिशा में अनाउंसमेंट्स करने जा रही है। प्राइम मिनिस्टर खुद बताएंगे कि इकोनॉमी को चलाने पे और पटरी पर लाने पे, उस पर रफ्तार देने के लिए इस वक्त एक पैकेज देना कितना बेहद जरूरी होगा।
आप देखेंगे, अब आप ये सवाल बहुत बड़ा है और हर कोई ये कह रहा है कि पैसा सरकार के पास कहाँ से आएगा, कैसे इसकी पूर्ति होगी। तो इसके लिए हम ये बता दें आपको कि सरकार की ये भी योजना है, कुछ पैसा तो डेफिनेटली वो पंपिंग करेंगी, बट एक बहुत बड़ा अमाउंट इसका कंपनीज को कुछ रिबेट्स, कुछ टैक्स पे छूटे, दरें घटे, इन सब तरीकों से भी मिलेगा। मिसाल के तौर पे अगर एमएसएमई को सरकार कहे कि अगले 1 वर्ष तक इंटरेस्ट नहीं देना है, जो लोन्स लिए हैं, वो भी एक किस्म से उनकी सेविंग्स है और वो भी इसी पैकेज का पार्ट होगी। तो वो सब अगर हम जोड़ेंगे तो वो 10 लाख से ज्यादा का एक राहत इंडस्ट्री को मिलने की पूरी तैयारी में है। और इंडस्ट्री अगर आप देखें तो बहुत सारी इंडस्ट्री इससे इम्पैक्ट हुई, डेफिनेटली सबसे पहले आती है और सरकार की भी उस पर फोकस है। बट इसके अलावा भी सभी सेक्टर का, अब आप देखेंगे ये अनाउंसमेंट जो पीएम करेंगे उसके बाद उसकी डिटेल एनालिसिस हर दिन फाइनेंस मिनिस्टर मुझे बता रहे हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगी और एक सेक्टर का अनाउंसमेंट करेंगी कि एक पर्टिकुलर सेक्टर को किस तरह की राहत की है। तो बहुत ज्यादा डिटेल में काम करके सरकार पूरी तैयारी के साथ आपको अब एक करके हर सेक्टर के लिए कैसे पैसा दिया जाए, कैसे पटरी पे लाया जाए, इस पर बात करेंगे। एक और बात बता दूं कि सरकार की नजर बराबर इस पर लगी है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कैसे, या बाहरी इन्वेस्टमेंट को इंडिया में कैसे लाया जाए। ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी का टाइम है। प्राइम मिनिस्टर खुद इसको बहुत सीरियसली देख रहे हैं और इस पे लोगों को उन्होंने काम पे लगाया है। और सूत्र मुझे बता रहे हैं कि इस वक्त कॉमर्स मिनिस्ट्री ने भी कुछ प्रपोजल फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने रखे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ टैक्स हॉलिडे के फॉर्म में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर कंट्री में आती है तो वो कुछ साल के लिए दी जाए। इस तरीके की चीजों से बाहर के इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आएंगे और वो भी हमारी इकोनॉमी को हेल्प करेंगे। तो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही एक सरप्राइज एलिमेंट लेकर प्राइम मिनिस्टर आज पूरी तैयारी में है। 8 बजे देखेंगे। लॉकडाउन के साथ साथ जो जरूरी बात है कि इकोनॉमी की कैसे पे लॉकडाउन हटे, उस पर सरकार या प्राइम मिनिस्टर आज ब्यौरा करेंगे। तो एक बहुत बड़ा राहत पैकेज तैयार हो रहा है और आज उस पर प्राइम मिनिस्टर बात कर सकते हैं। 10 लाख करोड़ का ये पैकेज हो सकता है। स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया ये एक्सक्लूसिव जानकारी हमें और हमारे दर्शकों को देने के लिए। अनिल जी, जैसे कि हम शो की शुरुआत में डिस्कस कर रहे थे, ये तो बहुत बड़ा पैकेज आ सकता है सर, और हर तरफ से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सरकार लाने की कोशिश कर रही है। हाँ स्वाति, आप हमारे साथ रहें लाइन पे। स्वाति से मैं कुछ और बात भी करूंगा। उससे पहले 2 बड़ी चीजें हैं। अब तक जो काफी लंबे समय से सब लोग पैकेज का इंतजार कर रहे थे, वो पैकेज शायद इस वजह से नहीं आया क्योंकि ये पैकेज वित्त मंत्रालय के बजाय ये प्रधानमंत्री की तरफ से सीधे तौर पर आ रहा है। इस बात की संभावनाएं बन रही है, ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पर है जैसा कि स्वाति बता रही हैं, और ये पैकेज काफी ब्रॉड बेस्ड हो सकता है। मतलब ये कि सरकार सारे उद्योगों को, चाहे वो अलग अलग सेक्टर से जुड़े हों या फिर अलग अलग साइज के हों, उनकी जरूरत के मुताबिक पैकेज बनाकर ऐलान करेंगे। अब होगा ये एक बड़ा अम्ब्रेला पैकेज 10 लाख करोड़ से ज्यादा का हो सकता है, और उसके बाद सेक्टर स्पेसिफिक पैकेज जो होगा वो वित्त मंत्री ऐलान करेगी कि किस सेक्टर को कितना और किस रूप में दिया जाना है। लेकिन जो बड़े तौर पर सरकार देख रही है वो 2 चीजें देख रही है। एक तो ये सरकार ये कह रही है कि सबसे बड़ी इस वक्त दिक्कत किसी भी इंडस्ट्री की, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, सबकी दिक्कत ये कि जो कर्ज ले रखे हैं, या तो कर्ज चुकाना है, वो चुकाने के पैसे नहीं है, और कर्ज पर ब्याज चुकाने के पैसे नहीं है। और जैसे आप कर्ज पर ब्याज और प्रिंसिपल अमाउंट नहीं चुकाते तो आप डिफॉल्टर की कैटेगरी में आ जाते हैं, और बैंक्स के लिए भी उसे एनपीए गिनना पड़ता है। उसका जो इफेक्ट होता है एक के बाद एक, वो बहुत भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। तो पहली जो छूट सरकार की तरफ से होगी वो इस बात पर होगी। दूसरी छूट होगी किसी न किसी तरीके से कि टैक्स में क्या किस तरह की रियायतें दी जा सकती है, उस पर सरकार विचार करेगी। लेकिन इसके ये घरेलू इंडस्ट्री के लिए हुई, लेकिन सरकार साथ ही ये समझती है कि घरेलू इंडस्ट्री की एक लिमिटेशंस है, और इस वक्त ग्लोबल मार्केट्स के माहौल को देखते हुए बहुत कुछ ऐसा है जो हिंदुस्तान में किया जा सकता है। और ऐसे में हिंदुस्तान में एक स्पेसिफिक साइज, वो साइज शायद $500 मिलियन की हो सकती है, या किसी और तरह की, उस साइज से ज्यादा, या एक पर्टिकुलर नंबर जितने लोग हैं
उनसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाली अगर कोई इंडस्ट्री हिंदुस्तान में आती है तो उससे बड़े टैक्स हॉलीडे दिए जा सकते हैं। मसलन 10 साल के लिए उन्हें अलग अलग तरह के टैक्स में छूट दी जाए, इस तरह के हॉलीडे पर सरकार विचार कर रही है। ये आ सकता है, तो ये टैक्स बेनिफिट, टैक्स हॉलीडेज देकर जो विदेशी निवेश है उसको भारत में लाने की कोशिश हो सकती है। तो दो बड़े प्रयास सरकार की तरफ से हो सकते हैं। और अगर आप समझ सकते हैं कि अगर प्रधानमंत्री सीधे तौर पर इनका ऐलान करते हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि पिछले 1.5-2 महीनों से जो लगातार पैकेज का इंतजार हो रहा था वो फाइनल स्टेज पे। अब देखने की बात यही कि प्रधानमंत्री आज शाम ऐलान कर देते हैं या फिर एक एक सेक्टर करके वित्त मंत्री ऐलान करती है, लेकिन संभावना ये बन रही है कि प्रधानमंत्री आज इसकी एक आपको हिंट दे सकते हैं, इशारा कर सकते हैं कि इकोनॉमी को ट्रैक पर लाने के लिए सरकार क्या सोचे। स्वाति, इस बात की कितनी संभावना है कि आज ही प्रधानमंत्री इसका ऐलान कर दें या फिर प्रधानमंत्री एक अम्ब्रेला के तौर पर बड़े पैकेज के बारे में बता दें कि हम इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए ये कुछ करने जा रहे हैं और बाकी ऐलान पूरा वित्त मंत्री की तरफ से हो, इसकी संभावना कितनी है? जी हाँ, जो आपने दूसरी बात कही उसकी संभावना ज्यादा है। ऑफ कोर्स डिटेल्स में प्राइम मिनिस्टर नहीं जाएंगे, बट एक मोटे तौर पे पूरा जो इकोनॉमी के लिए एक अम्ब्रेला पैकेज जो आपने बताया, बिल्कुल वही डायरेक्शन में सरकार की सोच है कि एक बड़ा अमाउंट जो कि जिसकी सबको जो सब उम्मीद लगाकर बैठ रहे थे और ये भी देख रहे थे कि भाई कौन से सेक्टर्स सरकार पहले देखेगी या बाद में। तो ये अम्ब्रेला पैकेज आने से हर इंडस्ट्री अब ये सोच सकती है कि जरूर सरकार ने हर एक सेक्टर को यहाँ इंपॉर्टेंस दी है और सबको समझ के उनके जरूरत के हिसाब से और कितनी वहाँ आवश्यकता है उसके हिसाब से उनको अनाउंसमेंट मिलेगी। तो फाइनेंस मिनिस्टर एक एक करके इसका अनाउंसमेंट, डिटेल अनाउंसमेंट जो कि आप देखेंगे अगले कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा और ये प्रक्रिया कुछ दिन तक चालू रहेगी क्योंकि ये पूरा उनको फुली अंडरस्टैंड करना था कि अभी तक कितना हिट हुआ है। ऑल्सो सर, ये एक बात मैं बताना चाह रही हूँ यहाँ की इसकी टाइमिंग अभी क्यों रखी है। पिछले कई दिनों से जैसा आपने कहा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पैकेज आने वाला है बट नहीं आया। वो खास करके इसलिए कि लॉकडाउन, अब अगर आप देखें प्राइम मिनिस्टर खुद पिछले बार जब से स्टेट से मिलते हैं या जो भी मीटिंग्स करते हैं उसमें एक बात वो जरूर कहते हैं कि ये जो नया दौर है, ये कोविड में जो हमें एग्जिस्ट करना है, लाइव्स एंड लाइवलीहुड, इन दोनों पे ध्यान देना है, इकोनॉमी को जोर देना है, इकोनॉमी पे रफ्तार बढ़ानी है और अब हम उसमें पीछे नहीं रह सकते हैं। तो सीधे सीधे अगर प्राइम मिनिस्टर का विजन यहाँ दिख रहा है कि इकोनॉमी को वो पीछे नहीं छोड़ सकते हैं और कोविड की वजह से जो इम्पैक्ट अभी तक आया है उसकी भरपाई जरूर करनी है, इसको देखते हुए हम पूरी तरह से इस वक्त बोल सकते हैं कि अब क्योंकि लॉकडाउन अपने 4th स्टेज में है और अब जो उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़े ग्रेडेड फॉर्म में मोस्टली सब खुलेगा बट कुछ चीजें स्लोली खुलेंगी, उस डायरेक्शन में आ गया है। तो अब इंडस्ट्री को सपोर्ट देना बेहद जरूरी है क्योंकि अब जो व्हील चर्निंग कहते हैं वो होनी जरूरत है और सरकार इस बात को समझ रही है और ये टाइमिंग उन्होंने बिल्कुल चूज की कि अब सही वक्त है। एक लॉकडाउन जो हम एक्सटेंशन छोटे रूप में शायद देखें बट ज्यादातर हमारी कंट्री के जो जोन्स हैं वो खुल जाएंगे और इस जैसे आपने रेलवेज देखा, एविएशन भी 18 तारीख से हमारे सूत्र बता रहे हैं, वहां पर भी अनाउंसमेंट आ जाएगी कि छोटे छोटे तौर पे थोड़ी फ्लाइट्स शुरू हो जाएंगी आने जानी। तो इस वक्त ये भरोसा देना इंडस्ट्री को कि आप डरिए मत, हम आपके साथ हैं, ये एक मैसेज प्राइम मिनिस्टर को लगता है बहुत जरूरी है इस वक्त देना। ओके, तो आज अगर प्रधानमंत्री इस तरह के किसी पैकेज की या किसी तरह के राहत की या किसी तरह के आगे के डायरेक्शन की घोषणा करते हैं तो ये बाजार के लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप देख सकते हैं बाजार निचले स्तरों से जो एक शार्प रिकवरी दिखाते हुए दिखा है वो उसकी वजह यही है कि एक उम्मीद की जा रही है बड़े पैकेज का ऐलान आज हो सकता है या फिर प्रधानमंत्री इस बात की ओर इशारा कर सकते हैं कि अगले कुछ दिनों में वित्त मंत्री हर एक सेक्टर से जुड़े हुए जो कुछ भी जरूरी कदम उठाने हैं उस सेक्टर को रिवाइव करने के लिए, ट्रैक पर लाने के लिए उसका ऐलान कर सकती। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट आज देर रात होने की संभावना है। तो आज रात को प्रधानमंत्री के भाषण पर नजर रहेगी। ये बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वाति, ये खबर देने के लिए। और इस खबर पर फोकस करिए और ये खबर बेहद काम की और इसी खबर के दम पर निफ्टी एकदम इंपॉर्टेंट लेवल पर पहुंचा है, आकर 9,200 18,900 के आसपास बैंक निफ्टी भी आता हुआ दिखा है। तो जिन लेवल से बैंक निफ्टी ने क्रेक दिया था 18,900 950 वहीं पर वापस से पहुंचता हुआ दिखा। तो काफी इंटरेस्टिंग रिकवरी इस वक्त बाजार में आती हुई दिख रही दीप। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपके लिए जिस पर आपको नजर रखनी है। क्या कहेंगे जिस तरह की रिकवरी हुई है कुणाल जी, उसको देखते हुए क्या बाजार में शॉर्ट्स काट लेना ठीक है, क्या तेजी की तरफ बढ़ना ठीक है, क्या करना चाहिए इस तरह के मार्केट में या न्यूट्रल रहें?
अनिल जी देखिए, अगर आप निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो जिस तरह की रिकवरी हुई है और जिस तरह का वॉल्यूम उसके पीछे है, मुझे लगता है कि रिकवरी एक्सटेंड करेगी, आपको और ऊपर के लेवल्स निफ्टी पर देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि मान लीजिए कोई अग्रेसिव शॉर्ट पोजीशंस हैं तो एक बार उसको एग्जिट करें, पैकेज आ जाने दीजिए। मुझे लगता है कि पैकेज के बाद आपको क्लैरिटी होगी कल कि किस तरह का इंपैक्ट उसका आता है। तो एक बार के लिए शॉर्ट से एग्जिट करने की मेरी राय है, क्योंकि निफ्टी ने मुझे ऐसा लगता है कि इन स्तरों के आसपास एक बेस बना लिया है, अच्छी रिकवरी हुई है निचले स्तरों से, तो शॉर्ट से एग्जिट करने की मेरी राय रहेगी। ओके तो जो शॉर्ट्स है वो तो आप जरूर एग्जिट कर ही दीजिए क्योंकि जो भी आप देख रहे हैं रिकवरी आ रही है और जो अग्रेसिवली शॉर्टेड एरियाज से जो जैसे कि एनबीएफसीज हैं या बैंक्स हैं वहां पर सबसे ज्यादा रिकवरी है। एमएनएम फाइनेंशियल को देखिए, आज सुबह वायदा कारोबार में टॉप लूजर्स में से एक था, अब 3.5% ऊपर है। मैक्स फाइनेंशियल को देखिए, वहां पर अच्छी रिकवरी आ गई है। मदरसन, अपोलो, इन दोनों की जो वीक शुरुआत हुई थी वहां से भी आपको अच्छी रिकवरी आती हुई दिख रही है। तो जरूर वो वाले सेक्टर्स जहां पर हैवी सेलिंग का प्रेशर आ रहा था अब वो रिकवरी करते हुए दिखा रहे हैं। देखते हैं कि इस पे सस्टेन होते हैं कि नहीं। 9,200 के ऊपर जाने में निफ्टी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है पर फिर भी रिकवरी अच्छी। अनिल जी भी थोड़ी देर में हमें अपनी स्ट्रैटेजी बताएंगे कि अब तो आखिरी 45 मिनट में बाजार की चाल कैसी रह सकती है उस पर भी अनिल जी से जानेंगे। पर एक्साइड, अमर राजा, इन दोनों स्टॉक्स पर हमारे एक्सपर्ट्स ने बात करी, भसीन साहब भी बात करके गए हैं, वहां पर देखिए तो आपको बढ़िया एक्शन देते हुए दिख रहा है। डीएलएफ में एक अच्छी रिकवरी आई है। एसबीआई जिधर भसीन साहब ने खरीदारी की राय दी थी वहां पर भी आपको अच्छा मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। और जेएसडब्ल्यू स्टील में भी एक शानदार रिकवरी आई है दिन के निचले स्तरों से। तो जिस तरह का वेदांता का मूवमेंट आ रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील भी अच्छा कर रहा है। जुबिलेंट फूड को देखिए, सुमित जी जरा जुबिलेंट फूड की बात करिए। यहां पर भी एक अच्छी रिकवरी आ रही है, लगभग डेज हाई पर ही ट्रेड कर रहा है, निचले स्तरों से अच्छी रैली आई है। बिल्कुल आपने सही कहा, लोअर लेवल से अच्छा रिकवर, अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है। जुबिलेंट फूड के अंदर इमीडिएटली यहां से ऊपर में जो चार्ट्स के ऊपर हडल दिखाई दे रहा है वो है 1600-1605 का। 1600-1605 का लेवल जैसे ही ब्रेक होता है तो जुबिलेंट फूड में फिर और तेजी देखने को मिलेगी। ये लेवल ब्रेक होने दे, उसके बाद इसके अंदर फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है। ओके तो मूव वेट करते हैं। इंटरग्लोब एविएशन भी वापस 1000 के ऊपर आ गया है, सुबह से ही वीक शुरुआत के बाद अच्छी रिकवरी दिखाते हुए कर रहा है। तो ये जो लॉकडाउन से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स जो खतरे में थे जैसे कि जुबिलेंट फूड, जैसे कि इंटरग्लोब एविएशन, जैसे कि टाइटन, इन सब में आपको अच्छी रिकवरी आ रही है। तो थोड़ा एंटिसिपेशन बाजार में बन रहा है पीएम के स्पीच से पहले आज शाम 8 बजे, तो वहीं पर आपको बढ़िया एक्शन भी इस समय देखने को मिलेगा। अविनाश जी, जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस बन रही है कुछ ये हाई रिस्क कंजम्पशन एरियाज में आप भी कुछ इंटरेस्ट लेना चाहेंगे क्योंकि वैल्यूएशन के लिहाज से तो काफी ज्यादा गिर चुके हैं, पर अगर सिचुएशन यहां से इंप्रूव होती है लॉकडाउन को हटाकर तो कोई इंटरेस्ट आएगा इन स्टॉक्स में? मुझे लग रहा है डेफिनेटली आएगा, क्योंकि हमको लग रहा है कि अभी जो गवर्नमेंट का फोकस रहेगा वो नॉट ओनली लाइफ बचाने में रहेगा, लेकिन जैसे सभी ने कहा कि लाइवलीहुड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमको लग रहा है कि जो पेंट सेक्टर के स्टॉक्स है, स्पेशली एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, कंसाई, जहाँ पे नतीजों से कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी हमको लग रहा है कि एज लॉकडाउन खुलेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू होगी और ज़्यादातर इंडस्ट्रियल यूजर्स भी अभी काम करेंगे, तो इनके लिए डेफिनेटली वॉल्यूम पिकअप होने की संभावना रहेगी। रही बात, मैं समझता हूँ कि जो ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट कंपनीज के जो सेक्टर के आउटलुक है, यहाँ पे भी हमको लग रहा है कि काफ़ी तेज़ी आने की उम्मीद है। स्पेशली जो कमर्शियल व्हीकल्स और जो पैसेंजर कार सेगमेंट्स में काम करते हैं जैसे कि अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हमको लग रहा है कि यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा पॉजिटिव मूव आ सकता है। तो इन सब सेक्टर्स और स्टॉक्स पे नजर रखिए, क्योंकि यहीं पे शायद सबसे ज्यादा बेनिफिट रिलीफ पैकेज का आने की संभावना रहेगी। ओके तो ये है आपके लिए राय कुछ कंजम्पशन रिलेटेड नेम्स, स्पेशली जो लॉकडाउन की वजह से फर्क पड़ता है, स्पेशली ऑटो स्पेस पे या डिस्क्रिशनरी स्पेस पे। स्वागत करते हैं नितिन मुरारका जी का भी और जान लेते हैं कि इस समय ऑप्शंस के जरिए कहां पर ट्रेड कर सकते हैं। छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई के लिए। नितिन जी, गुड आफ्टरनून। बाजार में तो अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी है, आपकी क्या स्ट्रैटेजी बन रही है इस समय सर? देखिए, आज करीब दोपहर में काफी तेज शॉर्ट कवरिंग है डेटा में और ऐसा लग रहा है कि एक बाउंस और मिल सकता है, तो उसको देखते हुए मैं एक स्प्रेड स्ट्रेटजी दूंगा जिसमें 9200 की हम कॉल ऑप्शन एक लेंगे जो 128 में मिल रही है, और प्रीमियम को हेज करने के लिए 9400 की 2 कॉल ऑप्शन बेच देंगे जो 53 में बिक रही है। तो इस प्रोसेस में मुझे करीब 20-21 रुपए का प्रीमियम मेरे पॉकेट से लग रहा है।
यानी अगर नीचे आ जाती है तो मैं मैक्सिमम 20-21 रुपए का ही नुकसान होगा, और अगर ऊपर कहीं चली जाती है तो मुझे सेफ्टी 9600 तक है, यानी 92 से 96 की रेंज में आपको प्रॉफिट आता है। और अगर ये एक्सपायरी जो है ये परसों की एक्सपायरी है, तो 2 दिन के लिए ट्रेड बनाना है, 92 की एक कॉल लेनी है और प्रीमियम को हेज करने के लिए 94 की 2 बेचनी है। 96 तक आप सेफ हो, अगर 96 के ऊपर जाता है तो अनलिमिटेड रिस्क है, तो वो आपका स्टॉप लॉस रखना चाहिए, यानी 9600 मेरा स्टॉप लॉस होगा और मैं 2 दिन इस ट्रेड में टाइम बिताऊंगा। मेरा मैक्सिमम रिस्क केवल 20 रुपए का है जो मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ। ओके, तो एक स्प्रेड की सलाह दे रहे हैं नितिन जी। 9200 का कॉल आपको खरीदना है 128 रुपए के आसपास, 9400 की 2 कॉल बेचनी है, 50 रुपए की ईच है, तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो 20-25 रुपए के आसपास आ जाती है। 9600 तक ये कॉल प्रॉफिटेबल है, तो 9600 पर एक स्टॉप लॉस जरूर रखिए अगले आने वाले 2 दिनों के लिए। स्टॉक पर कोई राय नितिन जी, स्टॉक पर कोई ट्रेड ऑप्शंस का? नहीं, स्टॉक्स पे तो कोई ट्रेड मैंने सच नहीं निकाला है, बट निफ्टी और बैंक निफ्टी में डेटा काफी पॉजिटिव से दिख रहे हैं, तो लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए और कल एक पॉजिटिव ओपनिंग हो सकती है। स्टॉक वाइज जो शॉर्ट कवरिंग मुझे लग रहा है वो थोड़ा हो सकता है इसमें HDFC लिमिटेड में शॉर्ट कवरिंग आए, तो HDFC लिमिटेड अभी 1670 के आसपास है, ये 1700 के टारगेट के लिए इसमें शॉर्ट कवरिंग के लिए बाई किया जा सकता है। तो ये है आपके लिए राय नितिन जी की तरफ से। 2 बेहतरीन कॉल्स निफ्टी पर यहाँ पर आते हुए, पहले 9200 का कॉल ऑप्शन खरीदिए, 9400 का 2 कॉल ऑप्शन बेचिए, 20 रुपए के रिस्क में ये आपके लिए स्ट्रेटेजी बन रही है। और उसके साथ ही HDFC यहाँ पर आपको कॉल ऑप्शन खरीद कर करनी है तेजी, तो दोनों में ही यहाँ पर तेजी करने की राय। इस बीच हरे निशान में लौटता हुआ बाजार और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर के बाद बड़ी तेजी से ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। अब आप देख सकते हैं दिन के हाई पॉइंट पर बाजार आते हुए दिख रहे हैं और 19,000 की तरफ बढ़ता हुआ बैंक निफ्टी 9,250 की तरफ बढ़ता हुआ अब फ्यूचर्स में हरे निशान में आ चुके हैं। स्पोर्ट में अभी भी लाल निशान में है, तो फ्यूचर्स में तेज शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है और ऐसे में आपके लिए एक पिक ऑफ द डे आने की तैयारी में है और वो पिक ऑफ द डे है कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से कल के लिए। कुणाल जी, राकेश जी तैयार हैं अभी इस पिक ऑफ द डे के लिए या थोड़ी देर में? और आप तैयार हैं वो अगर आप तैयार हैं तो मैं अभी लूं और थोड़ा है तो मैं रुक के लूं आपसे, बताइए। अनिल जी थोड़ा सा रुकना चाहेंगे, कुणाल जी के कनेक्शन में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, एक बार वो पूरा दोबारा से कनेक्ट हो जाए, उनके बिना एक कॉल नहीं लेना चाहते हम। कोई बात नहीं, आप जब तैयार हो तब बता दीजिएगा। इस बीच भसीन साहब भी तैयार है और उन्होंने मुझे मैसेज करके कहा है कि 3:15 बजे, अब से ठीक 15 मिनट 20 मिनट बाद 15 मिनट बाद भसीन साहब आपको BTST कॉल्स भी देंगे। देखिए इस तरह का बाजार है भसीन साहब के लिए, बिल्कुल ये फिरोज शाह कोटला वाली पिच है जहां पर बस वो 1-2 नहीं ट्रिपल सेंचुरी मारने के इरादे से ही उतरते, तो ऐसी पिच पर वो बैटिंग नहीं करेंगे तो कौन सी पिच पर करेंगे। तो भसीन साहब तैयार हो रहे हैं आपके लिए कुछ बेहतरीन पिक्स लाने के लिए, वो थोड़ी देर में मिलेगी। मेरी 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी तो चली गई, मैं ये पूरी बिग ब्रेकिंग वगैरह में लगा हुआ था, लेकिन 3:20 पर मैं आपको स्ट्रेटेजी जरूर दूंगा। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि ये मार्केट बार बार चिल्लाकर कह रहा है कि शॉर्ट मत रहिए, क्योंकि जिस तरह से पैकेज या फिर प्रधानमंत्री अगर कुछ बड़ा कह दें कर दें तो फिर आपके लिए थोड़ा कल मुश्किल हो सकता है। कल शॉर्ट करना हो, अगर आप बहुत प्रसन्न ना हो तो कल फिर से देख सकते हैं, लेकिन आज बेहद इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से बाजार घुमाए। 9,000 के लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था पुट में, बस वहीं से बाजार एग्जिट होता हुआ नजर आया है। तो आइए तो थोड़ी देर में हम आपके सामने कुणाल जी और राकेश जी का पिक ऑफ द डे रखेंगे। ओके, तो कुणाल जी क्या आपका कनेक्शन हो जाएगा, आप सुन पा रहे हैं कुणाल जी? ओके, कुणाल जी तक हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। तब तक कोटक बैंक उसके भी रिजल्ट्स आने वाले हैं, उससे पहले एक बार सचिन हमें अपने BTST कॉल्स देना चाहते हैं, तो सचिन के लिए हम जल्दी से बिगुल बजाते हैं। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर पिछले 7-8 दिनों से काफी रहा है मार्केट में, बट अगर हम बजाज फाइनेंस का ओवरऑल डेटा देखें तो यहाँ पर काफी कंस्ट्रेन रेंज में स्टॉक ने ऑस्किलेट किया है। अराउंड 2150 के आसपास इसको बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा था, बट नीचे अगर हम क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो सपोर्ट काफी
किया था अराउंड 1990 के जोन में, एंड जिस तरीके से वापस यहाँ पर इसके मोमेंटम इंडिकेटर्स में क्रॉस ओवर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक डेफिनेटली एक काइंड ऑफ कॉल लेना चाहिए जिस मार्केट माहौल है। तो यहाँ पर BTST करने की सलाह है बजाज फाइनेंस में। 2020 का होगा स्टॉप लॉस फ्यूचर्स में, एंड मुझे लग रहा है अगर ये पर्टिकुलर मोमेंटम मिल जाता है तो जो रेजिस्टेंस था अराउंड 2150 के आसपास, आई थिंक वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस ब्रेक होके अराउंड 2210 2220 के लेवल्स भी आ सकते हैं। तो 2220 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनानी है बजाज फाइनेंस में 2010 के स्टॉप लॉस के साथ। 2220 का टारगेट, 2010 का ये है टारगेट, 2075 के आसपास बजाज फाइनेंस में करनी है खरीदारी। 2010 का स्टॉप लॉस और 2220 ही है ना। एक बार जरा सचिन जी लेवल्स वापस से बताएं मुझे प्लीज। अनिल जी, यहाँ पर बजाज फाइनेंस फ्यूचर्स लेना है 2210 के टारगेट के लिए 2010 के स्टॉप लॉस के साथ। ये फ्यूचर्स के लेवल है अनिल जी। ठीक, तो ये है। और इस बीच बाजार बेहद मजबूती के साथ ऊपर आ रहे हैं और अब हरे निशान में निफ्टी और बैंक निफ्टी लौट चुके हैं। बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं निचले स्तरों से जबरदस्त 700 पॉइंट के आसपास की रिकवरी दिखा रहा है। दी पीप बिल्कुल अनिल जी, और मैं बल्कि बैंक्स की देख रहा था, और जो PSU बैंक्स हैं सर, प्राइवेट बैंक्स को हमने काफी सारे डिस्कस कर लिए हैं, कुछ NBFCs भी कर लिए हैं। PSU बैंक्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि PSU बैंक्स में भी दिन के निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी है। SBI जिसके बारे में भसीन साहब अभी बात करके गए, 3.5-4% की रिकवरी SBI में हमने देखी है। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, PNB, यूनियन बैंक, इन सभी बैंक्स की अगर आप बात करें तो दिन के निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आई है। ऑफकोर्स बैंक निफ्टी में इतना ज्यादा वेटेज नहीं है इसलिए वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है, बट PSU बैंक्स में भी एक एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। जहां तक बाजार की रिकवरी का सवाल है तो वहां पर भी एक नजर रखनी चाहिए, अच्छी मूव्स आ रही हैं वहां पर। इस बीच वेदांता ने वायदा कारोबार में 10% का अपर सर्किट मारा है, तो यहां पर आप नजर रखिए। थोड़ी देर पहले सचिन जी के साथ जब हमने बात करी तो उन्होंने कहा था कि 92 के लेवल्स तक ये जा सकता है। भारतीय एयरटेल और इंफ्राटेल दोनों ही स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, M&M फाइनेंस, यहां पर भी आपने एक अच्छी मूव देखी है। सुमित जी जरा M&M फाइनेंस का चार्ट देखिए। जी अनिल जी बताइए। कुणाल जी और राकेश जी तैयार हैं? दीप माफ कीजिएगा, आपको इसीलिए रोक रहा हूं बीच में, क्यों कुणाल जी और राकेश जी अपना पिक ऑफ द डे कल का स्टॉक आज ही बताने के लिए तैयार हैं, तो पिक ऑफ द डे की तैयारी कर लीजिए बिगुल के साथ। बताएं सर। अनिल जी, कहने को तो ये पिक ऑफ द डे है, बट पैटर्न वाइज पिक ऑफ द वीक को क्वालिफाई करता है। और एक ओवरवेट खरीदारी की राय है सन टीवी में। काफी बेहतरीन टेक्निकल पैटर्न है, और पैटर्न ये कहता है कि कुछ बड़ा यहाँ पे होने वाला है। एक बड़ा अप मूव यहाँ पर 15 से 18% का शॉर्ट टर्म में कुछ दिनों में यहाँ देखने को मिलेगा। मिस नहीं करना चाहिए सन टीवी को, इन स्तरों पर खरीदे। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, एक बड़ा मोमेंटम चार्ट पर बनता हुआ नजर आ रहा है। हम इसको आज काफी देर से ट्रैक कर रहे थे। जिस तरह की वॉल्यूम एक्टिविटी हमने देखी है, ये बहुत ही अनयूजुअल वॉल्यूम एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो सन टीवी को खरीद करके चलें। यहाँ पर जो 373 रुपए पर एक स्टॉप लॉस रखें। टारगेट होगा 421 रुपए का, और जैसे ही स्टॉक 406 रुपए के भाव को पार कर ले तो अपना खरीद के दाम का स्टॉप लॉस रखें। और ये जो स्टॉक है, जिस तरह का मोमेंटम बन रहा है, इसमें 421 के दाम आपको आज या कल तक ही देखने को मिलेगा। फ्यूचर वाला ना कुणाल जी, 400 तो हो गया, 410 हो गया। आपके बात करते करते ये तो एकदम रॉकेट पे बैठकर सन की तरफ भाग रहा है सन टीवी, ऐसा हो गया है। अब बताओ जल्दी से, रिवाइज स्टॉप लॉस, रिवाइज टारगेट। अनिल जी देखिए, अब क्योंकि 406 का भाव पार हो गया है, तो जिसने भी खरीदा है सबसे पहले तो अपने खरीद के दाम का स्टॉप लॉस रखें। टारगेट पहला 421 421 है, लेकिन जैसा राकेश जी ने कहा, जिस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर यहाँ पर आपको 445 के भाव भी बहुत कम समय में आते हुए नजर आए। तो बेहतरीन चार्ट फॉर्मेशन है, इसीलिए अपना रिवाइज स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें लॉन्ग पोजीशंस। ओके, तो ये है आपके लिए
खरीदारी करने की राय। सन टीवी एकदम तेजी से दौड़ लगाता हुआ सुपर हिट कॉल 397 398 पर कुणाल जी राकेश जी ने खरीदारी की राय दी और बोला 406 के पार तो बहुत ही जबरदस्त भागीदार, चुटकियों में 406 के पार निकलकर टिकता हुआ 411 डे हाई पर। क्या बात है, ऊपर में 416 आई डोंट नो सुबह का है अभी का है, लेकिन 421 तक के टारगेट के लिए करें आप खरीदारी। आइए पीछे नहीं है, सुमित जी भी तैयार है अपना सैटेलाइट लेकर बिगुल उनके लिए। बताएं सर। अनिल जी 104 के आसपास का भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है दीपक फर्टिलाइजर। दीपक फर्टिलाइजर में लास्ट 3 दिन के हाई ब्रेक हो रहे हैं और वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है में यहाँ से एक अच्छा खासा स्पर्ट देखने को मिलेगा। बाय करें इसको स्टॉक को सीएमपी पे, ऊपर में 110 111 का होगा इसका पहला और इमीडिएट टारगेट। ये लेवल्स अगर टूटते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि स्टॉक ऊपर में 116 रुपए तक का अपसाइड मूव भी दिखा सकता है। इस स्टॉक को कैरी भी कर सकते हैं। नीचे में स्टॉप लॉस लगाया 99 या 98 रुपए के आसपास, 5 रुपए का स्टॉप लॉस। ऊपर में पहला टारगेट 110 111 का, वो लेवल टूटते हैं तो 116 रुपए तक के लेवल दीपक फर्टिलाइजर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, वॉल्यूम्स बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा स्पर्ट देखने को मिलना चाहिए, बाय कर सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए दीपक फर्टिलाइजर में खरीदारी करने की राय। 105 106 ये चल रहा है, 104 105 के आसपास खरीद लीजिए। 98 का स्टॉप लॉस, 110 111 पहला टारगेट और उसके पार निकले तो 116 तक की है तैयारी है। दो बेहतरीन, दो नहीं पता नहीं, दो है एक है 3 है ये मालूम नहीं, लेकिन तैयारी है कुछ बेहतरीन BTST पिक्स की जो आती दिख रही है। और राकेश जी, कुणाल जी, कल आपको कुछ ऐसा अर्जेंट काम तो नहीं है? अगर ऐसा हो कहीं आपको कहीं बाहर जाना हो, कुछ काम हो अर्जेंट, ये तो छुट्टी ले सकते हैं कल आप? अरे अनिल जी कमाल कर रहे हैं। भाई आपने कल का काम आज कर दिया, पिक ऑफ द डे आपका देखिए सुपर हिट हो गया। अच्छा, मुझे लगा अनिल जी जब छुट्टी चाहिए थी तब तो मिलती नहीं थी और अब हमें चाहिए नहीं तो आप दे रहे हैं। देखो भाई, अब आप अगर अच्छा काम करेंगे तो उस हिसाब से रिवॉर्ड मिलेगा। अब आपका 397 398 वाला सन टीवी मिनटों में 410 412 हो गया और कल का पिक ऑफ द डे है तो काम तो हो गया। अब सन टीवी मेरे ख्याल से आपको भी काफी पसंद है जहां तक मुझे ध्यान में। अविनाश जी क्या राय है आपकी 410 रुपए के आसपास? नहीं, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि अनिल जी करंट लेवल पे भी काफी अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार के नतीजे और जिस प्रकार का इनका बिजनेस मॉडल है, हमको लग रहा है कि काफी कम अरसे तक इनको लॉकडाउन का इफेक्ट होगा। होपफुली हमको लग रहा है कि मीडिया स्पेस में जिस प्रकार का अट्रैक्शन हमको सारे चैनल्स पे दिख रहा है, इनका भी काफी वेल ज्योग्राफिकल प्रेजेंस साउथ इंडिया में है, तो यहाँ पे जरूर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पिक साबित हो सकता है, प्रोवाइडेड किसी को अगर 6 to 12 मंथ्स का नजरिया लेना है तो ये ऊपरी लेवल से काफी टूट चुका है। बिल्कुल। और इस बीच काफ़ी लोग मुझे ट्विटर पे मैसेज भी करें, चूंकि ये जो हमने बताया कि आज देर शाम जो प्रधानमंत्री जी रात को 8 बजे देश के नाम संबोधन करेंगे, उसमें कुछ आर्थिक सुधारों पर, आर्थिक पैकेज पर, इकोनॉमी को कैसे राहत दी जाए, ट्रैक पर कैसे लाई जाए, उस पर कुछ बातचीत करेंगे। वो संदेश देंगे कि किस तरह से वित्त मंत्री अलग अलग सेक्टर से बातचीत करके वो दे सकती है। वो एक्सक्लूसिव खबर है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि नहीं आई, तो हो सकता है नहीं आए। ये सोर्स बेस्ड खबरें होती है, कई बार आती है कई बार नहीं आती है। पैकेज की खबरें पिछले 2 महीने से चल रही है, अभी तक नहीं आई। कई बार चलिए, सब जगह चलिए। तो अगर आपको भरोसा ना हो तो बिल्कुल आप अपने उस हिसाब से प्लान करके चलें। कोई जरूरी नहीं कि खबर आए ही आए। मैं फिर आपको बहुत साफ साफ कह रहा हूं, कोई जरूरी नहीं खबर आए ही आए। तो जिनको भरोसा नहीं है प्लीज, और भरोसा है तब भी कोई जरूरी नहीं कि खबर आ ही जाए, नहीं भी आ सकती, आ भी सकती। यू नेवर नो किस लेवल का प्रधानमंत्री, किस लेवल का क्या ऐलान करेंगे, एग्जैक्टली कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। हम सिर्फ ये पता लगाने की कोशिश करेंगे क्या कुछ हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये कि इकोनॉमी को लेकर सरकार सेंसिटिव है और उस पर कुछ न कुछ ऐसी बात जरूर कहेगी जो कि लोगों को राहत दे, और आगे इकोनॉमी को ट्रैक पर लाने के लिए सरकार क्या कुछ करेगी वो जरूर कहेगी। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि सही हो ना हो, आप अपनी सावधानी रखें, आप उसके बेसिस पे ट्रेड ना करें, उसके बेसिस पे पोजीशन न जाएं। ये मेरी आपको सलाह है। अगर आप जरा भी इस तरह से सोचें तो काफी लोगों ने मैसेज भी किया कि कल नहीं हुआ तो संभव है नहीं हो। बिल्कुल, मैं तो आपको साफ कह रहा हूँ, कुछ भी चीज संभव है। ना बोल के भी पैकेज आ सकता है, बोलकर भी ना आए, ये चीज संभव है। और ये पैकेज की बात पिछले 1.5-2 महीनों से लगातार चल रही है। हो सकता है
आप भी ना हो, कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप अपनी सावधानी खुद रखें, ये बहुत जरूरी है। तो मैं पहले से चेता रहा हूं ताकि फिर कल आप ये ना बोले कि भाई नहीं आपने तो कहा था। बिल्कुल हमने कहा था, सोर्स बेस्ड खबर है, हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल लेकर आई है कि प्रधानमंत्री काफी गंभीरता से इकोनॉमी को ट्रैक पर लाने के लिए कुछ उपायों की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी सावधानी पूरी रखें, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं। तो बेहतर है अपनी सावधानी के साथ रहें। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो सावधानी के साथ रहें। मोमेंटम तो अच्छा बाजार में आ रहा है, पर हाँ देखना पड़ेगा कि क्या अनाउंसमेंट्स आते हैं। जहां तक प्राइम मिनिस्टर के आज बड़े ऐलान की बात है, एक्सपेक्टेशन है कि बड़ा राहत पैकेज आ सकता है। नजर रखिए बाजार पर 9200 की एक थोड़ी सी रेजिस्टेंस आपको दिख रही है, पर अभी थोड़ी देर पहले सचिन जी के साथ हम वेदांता की बात कर रहे थे। 10% का वायदा कारोबार में सर्किट लगा, सर्किट खुलने के बाद और गेंस आ गई। सचिन जी आपने कहा था 92 तक जाना चाहिए, 91 का तो आ ही गया यहाँ पर टारगेट। अब क्या करना चाहिए, यहाँ पर मुनाफा बुक कर लें वेदांता में या फिर और इंतजार करें और मूव आ सकती है? दीप, मुझे लगा यहाँ पर स्ट्रक्चर में तो कोई भी बदलाव नहीं है। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर, अगर किसी को पोजीशन ये रिटेन करनी है तो मैं स्टॉप लॉस थोड़ा सा रिवाइज कर दूंगा अराउंड 86 के आसपास। बट इंट्राडे अगर उनकी पोजीशन है तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा बांध देना चाहिए। एंड पे ही ये पर्टिकुलर मोमेंटम बन रहा है, बट कैरी फॉरवर्ड करने के लिहाज से 86 का स्टॉप लॉस होगा। बट स्ट्रक्चर में इनफैक्ट ये जो ब्रेकआउट हुआ है, अगर ये पर्टिकुलर लेवल सस्टेन हो जाते हैं 89-90 के आसपास, तो ये राउंडिंग फॉर्मेशन के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे जो लगभग 105 तक इंडिकेट कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है स्ट्रक्चरली कोई चेंजेस नहीं है। 86 के स्टॉप साथ अगर तो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी है तो करनी चाहिए 105 के इवेंचुअल टारगेट के लिए। 105 का इवेंचुअल टारगेट और मूव यहां पर आ सकती है। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं। दो बड़ी अर्निंग्स कल आने वाली हैं, उससे पहले देख लेते हैं कि क्या अनुमान लगाया जा रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक, मारुति, इन दोनों पर ही फोकस रहेगा। कुशल और पूजा हमारे साथ तैयार हैं। पूजा, आपसे पहले बात करते हैं कोटक बैंक, यहां पर क्या अनुमान लगाया जा रहा है नतीजों के? कोटक महिंद्रा बैंक से देखिए इस तिमाही अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है, लेकिन निजी बैंकों के अगर हम नतीजे देखें तो हम देख रहे हैं कि नतीजे तो अच्छे आए हैं, लेकिन अगर इनके आउटलुक की बात करें तो वो यहाँ पर ज्यादा कुछ अच्छे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस वजह से हमारा जो अनुमान है उसमें ब्याज से आय में 19% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। मुनाफा 26% से बढ़ेगा। प्रोविजनिंग की अगर बात करेंगे तो वहां पर गिरावट देखेगी, ये हम उम्मीद करके चल रहे। हो सकता है यहाँ पर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज दिखे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 85% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि पिछले क्वार्टर ही बैंक ने जो अपने बुक्स में प्रोविजनिंग थी वो काफी अच्छी तरीके से कर ली थी, तो इस बार हम उतनी कुछ प्रोविजनिंग की उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कुछ और नंबर्स की बात करें तो इनके कस्टमर डिपॉजिट भी 20% से बढ़ेंगे। नेट लोन में करीब 7% की बढ़त रहेगी। कासा रेशियो 56% पर मजबूत रहेंगे। तो फिलहाल अभी इस तिमाही के नतीजों को लेकर तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाले समय के लिए क्या आउटलुक और क्या बयान आता है मैनेजमेंट की तरफ से, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना। बिल्कुल, तो ये तो है जहां तक कोटक बैंक का सवाल है। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या लेवल्स ध्यान रखने चाहिए कोटक बैंक पर, एक बार इस पर भी चर्चा कर सकते हैं। कुणाल जी जरा देखिए कोटक बैंक, बताइए क्या लेवल्स पर ध्यान रखना चाहिए। पार्टिसिपेट नहीं किया है, कमजोर रहा है ये स्टॉक, अब क्या मूव्स आ रही हैं इस पर? देखिए कोटक बैंक एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है दीपांशु। काफ़ी बड़ा करेक्शन आया और उसके बाद एक दायरे में, और काफ़ी बड़ा दायरा है। अगर आप दायरा देखें तो 1100 से लेकर के 1350 रुपए का एक बहुत बड़ा दायरा है जिसमें कोटक बैंक कंसोलिडेट कर रहा है। और क्योंकि अब दायरे के निचले स्तरों के आसपास ये ट्रेड कर रहा है तो यहाँ मेरी बिकवाली की राय नहीं है। मुझे लगता है कि अगर ये 1100 के लेवल्स को होल्ड कर पाता है तो इसमें वापस से कम आपको दायरे के अपर एंड तक तो स्टॉक जाता हुआ दिखेगा, और उस केस में आपको 1300-1315 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में अभी बायस बुलिश होना चाहिए। 1100 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें और मुझे लगता है कि वापस से एक रैली कोटक बैंक में बननी चाहिए। ओके, तो एक रिवर्सल के लिए आप प्ले कर सकते हैं जहां तक कोटक बैंक का सवाल है। दूसरा स्टॉक जो आज फोकस में है मारुति, इसके भी नंबर्स कल आने वाले हैं। उससे पहले हमने आज थोड़ा एक्शन भी देखा है मारुति में। कुशल हमारे साथ तैयार है बताने के लिए कि कैसे अनुमान रहेंगे। कुशल बताइए, लॉकडाउन तो खैर मार्च के आखिरी हफ्ते में ही आया, बट पूरे जो आखिरी क्वार्टर था पिछले वित्त वर्ष का, उसमें परफॉर्मेंस कैसी रहेगी मारुति की?
देखिए, ऑटो सेक्टर तो पहले से ही दबाव में था। इनफैक्ट लास्ट ईयर सितंबर ऑनवर्ड्स ही इसमें वीकनेस हमें देखने को मिल रही थी, और जिस हिसाब से परफॉर्मेंस रही है उस हिसाब से लग रहा है कि नंबर्स जो है वो वीकर साइड पर ही आते हुए नजर आ सकते हैं दीपांशु। इनफैक्ट मुनाफा अगर आप देखें तो वहां पे करीब 29% का फॉल जो है हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, और 1282 करोड़ का जो मुनाफा है वो कंपनी पोस्ट कर सकती है, क्योंकि इनकी जो अन्य आय है उसमें भी 15-20% की फॉल हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप इनकी रेवेन्यू देखें तो वहां पे जो वॉल्यूम डिग्रोथ हुई है वो 16% की हुई है, तो जाहिर सी बात है कि अगर वॉल्यूम में इतनी भारी कमी आई है तो रेवेन्यू पर भी असर आता हुआ दिखेगा, और 15% इनकी आय में गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मार्जिन पर भी जो है वो दबाव बरकरार रहेगा। करीब 1% का फॉल हम मार्जिन पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 9.5% इनकी मार्जिन रह सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ज्यादा डिस्काउंट इन्होंने जो दिया था उसका जो है असर इनकी मार्जिन पर पड़ेगा, और डीजल बिक्री भी जो है वो कम होती हुई नजर आई है। देखना इंपॉर्टेंट है कि अब जैसे कि आज से मारुति जो है अपना प्रोडक्शन दोबारा शुरू कर रहा है मानेसर प्लांट में, आगे और भी जो है कंपनी की क्या अपडेट रहती है, चाहे वो सप्लाई चेन हो चाहे वो वेंडर्स हो, उस पर नजर रहेगी कल। और साथ ही कस्टमर्स की जो डिमांड कैसी आ रही है वहां पर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रहती है, ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो ये है मारुति पर आपके लिए अनुमान रिजल्ट्स का। और रिजल्ट्स के पहले आज सुबह तो कमजोर था, लेकिन बाजार की रिकवरी के साथ मारुति ने भी दिखाई है अच्छी रिकवरी, और फिर से 5000 की तरफ आने की कोशिश। रिकवरी दिख रही है ढेर सारे स्टॉक्स में, और उन सारे स्टॉक्स में जहां पर तेजी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। ऐसे में बसीन साहब एक स्पेशल अपीयरेंस के लिए हमारे साथ तैयार हैं, और ये स्पेशल अपीयरेंस है बीटीएसटी कॉल्स की, जो आज और कल के लिए बसीन साहब आपको देना चाहते हैं। आइए बिगुल बसीन साहब का उनके हसीन शेयरों के लिए। बसीन साहब आपका स्वागत है। ये जो स्टॉक्स अब आप देने जा रहे हैं, ये क्या आज और कल सुबह तक के लिए ही है, या फिर ये पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से? सर दोनों तरफ से है, आप पोजिशनल भी रख सकते हैं, लेकिन फायदा उठाने के लिए है। आप देखिए सुबह कोई भी सब मंदी में थे, जब आपको मैंने कहा था लेने के लिए, मैंने कोई बेचने वाली कॉल नहीं दी, और आज वो टचवुड सारी की सारी कॉलें हिट हो गई हैं। तो अभी मेरे को लगता है कल के लिए मोमेंटम रहेगा। हेंस आप ट्रेडिंग कॉल भी रख सकते हैं बीटीएसटी, या थोड़ा सा लंगा, क्योंकि शेयर बहुत बढ़िया है। तो मैं आप कहें तो मैं दूं जी। कितने कॉल्स दे रहे हैं आज? 1 2 3 एसटी, सॉरी 2 कॉल सर। अरे वाह, बताइए सर वसीम साहब, पहला कॉल आज का कौन सा है आपका बीटीएसटी के तौर पर? और दोनों आपके बाय कॉल्स ही होंगे नेचुरली, तो बताइए पहला बाय कॉल्स कौन सा है? हाँ सर, पहला बाय कॉल है बजाज फिनसर। आज आपको सुबह मैंने बजाज फाइनेंस दिया था 2120, वो 2085 मार गया। अब बजाज फिनसर लीजिए सर 4630 to 4640, स्टॉप लॉस रखिए 4585, और टारगेट हो सकता है इसमें 4775 to 4800। 4630 to 4640, स्टॉप लॉस 4585, टारगेट 4775 to 4800। बिल्कुल, और उन्हीं लेवल्स के आसपास स्टॉक ट्रेड भी कर रहा है। वसीम साहब के सारे लेवल से कैश के हैं, और 4630 4640 इस रेंज में आपको खरीदना है। 4585 का स्टॉप लॉस होगा, 4585 ये स्टॉप लॉस का लेवल है। 4775 4775, यहां से भी 100 रुपए और ऊपर 4800 4800, ये 2 लेवल है जिनके लिए आपको करनी है खरीदारी बसीन साहब की तरफ से। ये बजाज फिनसर्व बीटीएसटी कॉल्स पहला आज का। एक और बीटीएसटी कॉल है, वो भी ले लेते हैं बसीन साहब से। सर बताएं, ये भी कोई एनबीएफसी या बैंक की है? नहीं सर, ये आज मेटल्स बहुत चल रहे हैं, लेकिन टाटा स्टील नहीं चला, और टाटा स्टील इज द बेस्ट प्ले, क्योंकि यूरोप इज कमिंग बैक ऑन स्ट्रीम। तो टाटा स्टील वुड बी माई पिक, 469 to 471, स्टॉप लॉस 462, टारगेट 483 to 485। 469 471 इस रेंज में टाटा स्टील को खरीदना है टिस्को, और 462 ये स्टॉप लॉस का लेवल है। टारगेट के 200 माफ कीजिएगा, 269 271 इस रेंज में खरीदना है। 262 स्टॉप लॉस है। टारगेट क्या बताया सर? टारगेट कितना रखना है? सर 283 से 285।
283 285 के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। 283 285 ये है टारगेट जिसके लिए आपको खरीदारी करनी है टाटा स्टील में। तो बजाज फिनसर्व और टाटा स्टील ये दो स्टॉक हैं बेहतरीन जो वसीम साहब की तरफ से बीटीएसटी कॉल के तौर पर आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब आपका ये दो बेहतरीन कॉल्स हमारे दर्शकों को देने के लिए जी। और बस अब एक सवाल और ले लेते हैं दीप और उसके बाद में 3-20 की स्ट्रेटेजी, क्योंकि आज भी 3:30 वाली स्ट्रेटेजी हमारी एक्सक्लूसिव खबर के चलते मिस हो गई। तो बस आप मुझे 1 मिनट दे दें तो मैं अपने डेटा तैयार कर लूं और उसके बाद हम 3:20 की स्ट्रेटेजी पर जाएंगे। बिल्कुल अनिल जी 3:20 की स्ट्रेटेजी आपसे जानेंगे। उससे पहले अविनाश जी से मैं मारुति पर पूछना चाहता था। Q4 में तो जो नंबर्स आएंगे अविनाश जी, अब Q1 में भी अप्रैल में बिक्री नहीं हुई है, मई में देखते हैं क्या होता है। बट अब लॉकडाउन में ढील की बात हो रही है, हमने देखा हीरो मोटो के अपडेट आए लॉकडाउन खुलने के बाद कैसी बिक्री रही, क्योंकि मारुति एक बेंचमार्क रहता है जहां तक ऑटो स्पेस 4 व्हीलर्स का सवाल है। क्या नजर रखेंगे, क्या कमेंट्री सुनना चाहेंगे मैनेजमेंट से? दीपांशु, मुझे लग रहा है कि जो कमेंट्री का मैनेजमेंट कहेगा वो प्योरली वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन आउटलुक के ऊपर निर्भर रहेगा। हमको लग रहा है कि कितना जल्दी प्रोडक्शन रिज्यूम हो सकेगा, क्योंकि इनके मैनेजिंग डायरेक्टर भार्गव साहब ने पहले भी कहा है कि इनके जो यूनिट्स है जो सप्लाई करते हैं कंपोनेंट्स वो काफी हद तक अभी भी रेड जोन्स में है। तो कब तक नॉर्मल सी रिज्यूम होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हमको लग रहा है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स जरूर थोड़े से चैलेंजिंग रहेंगे, लेकिन होपफुली हमको लग रहा है सितंबर अक्टूबर के बाद नॉर्मल सी होने की बिल्कुल उम्मीद है। तो कोई भी गिरावट अगर इस स्टॉक में मिलती है तो खरीदना चाहिए। इनफैक्ट ये लेवल पे भी अगर स्टॉक कोई खरीदता है तो हमको लग रहा है कि आने वाले 12 से 15 महीने में अच्छे रिटर्न्स आएंगे। बहुत ही बढ़िया कंपनी है और ऐसे टाइम पे ऐसा शेयर आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। ओके, ऐसे टाइम में ऐसा शेयर आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। आज सुबह हम बात भी कर रहे थे वागले साहब से, 4750 पर आया था, गिरावट हुई थी मारुति में, उसके बाद अच्छी रिकवरी भी हुई। अब 5000 के ऊपर थोड़ी रेजिस्टेंस आ गई और क्योंकि कल नतीजे हैं तो उससे पहले थोड़ी कमजोरी भी दिखा रहा है। नतीजों से पहले हैवेल्स में एक करेक्टिव मूव आते हुए दिख रहा है, तो वो स्टॉक थोड़ा प्रेशर में, इनके भी नतीजे आएंगे, आज ही आएंगे, तो वहां पर हमारी नजर है। और साथ ही अगर आप देखें तो कुछ पावर स्टॉक्स में एक बार फिर से आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है, और ज्यादातर हम पावर स्टॉक्स पे इतना एक्शन देखते नहीं, स्पेशली एनटीपीसी 6% ऊपर आपको इस समय एनटीपीसी दिखेगा, तो एक शानदार मूव वहां पर आ रही है। टाटा पावर भी सुबह से ही बज कर रहा है, पर देखते हैं कि ये एक सस्टेनेबल मूव है या फिर एक वन टाइम शॉर्ट कवरिंग जो है इन स्टॉक्स में चल रही है। पर वायदा कारोबार पर सेकंड बिगेस्ट गेनर है इस समय एनटीपीसी, तो इसे इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। एनटीपीसी पर नजर डालिए सुमित जी, 6% की मूव आ रही है, 92 के लेवल्स पर है, कोई ट्रेड है एनटीपीसी पर? दीपांशु, बहुत स्ट्रांग मूव दिखा रहा है एनटीपीसी। इनफैक्ट सुबह से ही एनटीपीसी ने एक अच्छा खासा अपसाइड मूव दिखाया है और ये पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। तो एनटीपीसी के अंदर ऐसा लग रहा है कि बॉलिंगर बैंड का, लोअर बैंड का जो सपोर्ट है वो स्टॉक ने होल्ड किया और वहां से एक अच्छा खासा बाउंस दिखाया है। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है वो करीब 85-87 लेवल्स के आसपास है। जब तक ये लेवल्स नहीं टूटेंगे तब तक एनटीपीसी में लॉन्ग पोजीशन होल्ड करनी है। और ऊपर में ऐसा लगता है कि एनटीपीसी 94 से 95 रुपए तक के स्तर दिखा सकता है, तो लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके चले एनटीपीसी के अंदर। लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चलें जहां तक एनटीपीसी का सवाल है। अनिल जी से बस कुछ ही देर में उनकी स्ट्रैटेजी भी जान लेंगे और देख लेंगे कि क्या आखिरी घंटे की मूव आ सकती है। एक आईटीसी पे अपडेट लूंगा जहां तक उस स्टॉक में मूव है। ओके, आईटीसी पे अपडेट लूं सचित जी से, उससे पहले क्योंकि उनके पहले टारगेट पास आ रहा है, पर चलते हैं और बिगुल बजा के जान लेते हैं कि अनिल जी की स्ट्रैटेजी क्या है आखिरी 10 मिनट के ट्रेड के लिए। अनिल, जहां से हमने शो शुरुआत किया था और वहां जहां पे अब हम हैं, बड़ा डिफरेंस आ रहा है। ग्लोबल मार्केट में सर उतना डिफरेंस नहीं है। उस समय डाउ फ्यूचर्स 50 अंक नीचे था, अभी 35 अंक नीचे है, तो कोई भी बदलाव नहीं है जहां तक ग्लोबल क्यूज की बात है। यूरोप के बाजार मिले जुले हैं सर, यूके के बाजार 0.5% ऊपर है, वहीं जर्मनी और फ्रांस में हल्का सा प्रेशर आ रहा है। तो ग्लोबल क्यूज सर एकदम डिस्कनेक्टेड से लग रहे हैं जिस तरह से हमारी रिकवरी आई है सर। नहीं, हमारी रिकवरी इस बात पर आई कि प्रधानमंत्री की तरफ से आज शाम को कुछ ऐलान हो सकते हैं। अब दो चीजें हैं दीप इसमें आपको जो समझने वाली चीज है। पहली चीज तो आपके लिए ग्लोबल मार्केट्स खराब नहीं है। 2-3 दिनों तक अमेरिका में तेजी होने के बाद कल जो हल्की कमजोरी आई और जो डाउ फ्यूचर्स आज कमजोर थे उसकी वजह से आपको एक अच्छा करेक्शन मिल गया। हमारे बाजारों ने भी अच्छा करेक्शन दिया, अहम सपोर्ट लेवल से रिकवर हुए। अब कल मेक और ब्रेक दो बातों पर है। पहला,
अमेरिका में ट्रेड कैसा होता है, 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे हुआ तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रधानमंत्री लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ कहते हैं, इकोनॉमी के रिवाइवल को लेकर क्या कुछ कहते हैं। अगर वो लॉकडाउन बढ़ा देते हैं और इकोनॉमी के रिवाइवल पर कुछ नहीं कहते हैं तो फिर कल कमजोरी होना निश्चिंत है, क्योंकि आज जो रिकवरी आई उस आखिरी 1-1.5 घंटे की रिकवरी में काफी कुछ कंट्रीब्यूशन इस बात की उम्मीद को लेकर जरूर है कि कल आज रात देश प्रधानमंत्री से, देश से मेरा मतलब है मार्केट प्रधानमंत्री से कुछ न कुछ अच्छी उम्मीद कर रहा है। अगर वो कुछ नहीं हुआ तो फिर कल आपके लिए टिकना मुश्किल होगा, पॉइंट नंबर 1। तो यानी कि अगर डाउ भी खराब हो जाए और प्रधानमंत्री जी लॉकडाउन बढ़ा दें और साथ ही इकोनॉमिक रिकवरी के लिए किसी तरह का पैकेज का ऐलान न करे तो कल आपका 9000 पहुंचना और उसे तोड़ना निश्चित है, ये मानकर चलिए। अगर ये दोनों चीजें एक साथ हो जाती है तो ये एक तरफ लॉकडाउन बढ़ गया, एक तरफ कोई पैकेज की बात नहीं और तीसरी तरफ डाउ भी गिर गया, तो ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन डेडली होगा। एक दूसरी चीज, अगर प्रधानमंत्री एक बढ़िया पैकेज का ऐलान करते हैं और ये कहते हैं कि भाई हम इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए बहुत कुछ करने जा रहे हैं, अगले कुछ दिनों में इसका ऐलान होगा, अगर साइज बताएं ना बताएं या इंडस्ट्री के नाम लें या ये बताएं कि सबके लिए कुछ बड़ा होगा, बेसिकली अगर आपको ये हिंट मिल जाए कि वाकई में एक बड़े पैकेज आने की तैयारी में है तो फिर कल आप एक बार गैप से खुल सकते हैं। उसमें रिस्क एक ही है कि अगर अमेरिका बहुत खराब हुआ तो, और अगर अमेरिका बहुत खराब ना हुआ, 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे बंद हुआ तो फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तब अपने संकेतों पर पहले ट्रेड करने की कोशिश करेंगे और तब आपके लिए 9375, 9400 तक की जगह खुलती है अगर प्रधानमंत्री की तरफ से अच्छे ऐलान आते हैं तो। लेकिन अगर ऐलान ना आए और डाउन मजबूत रहे तो फिर आप वही है 9500 की रेंज में ट्रेड करते हुए दिखेंगे। ना आपको 9000 तोड़ना है, न 9500 के पार निकलना है। तो बेसिकली आपको स्ट्रेटेजी, और आप इस वक्त उसके बीचों बीच में है रेंज के 9250 के बेहद करीब। तो बेसिकली एकदम बैलेंस्ड होकर आप मार्केट में क्लोजिंग में जा रहे हैं इस वक्त। तो मेरा ये समझना है आपको जो भी पोजीशन बनानी हो वो पुट या कॉल के जरिए ही बनानी चाहिए, और वो भी कवर्ड कॉल। समझिए अगर आपका तेजी का व्यू है और आप 9200 का कॉल खरीदना चाहते हैं तो सामने 9500 के कॉल बेच दीजिए, या अगर आपका मंदी का व्यू है तो 9000 का पुट बेचना चाहते हैं या 9200 का ही पुट एग्रेसिवली लेना चाहते हैं तो 9000 का पुट बेच दीजिए। आप कॉल या पुट खरीद कर ही पोजीशन बनाएं। बिल्कुल हम अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जिस तरह के ऐलानों की उम्मीद हो साफ साफ तौर पर आए, हो सकता ना भी आए, हो सकता है प्रधानमंत्री ये कहे कि हम आगे करते हुए देखेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप अपनी पोजीशन को कम से कम रखकर जाएं, या फिर रखें तो ऑप्शन के जरिए रखें। अगर आप तेजी कर रहे हैं तब भी कॉल ऑप्शंस होने चाहिए, और मंदी कर रहे हैं तब भी आपको ऑप्शंस के जरिए ही मंदी करनी चाहिए। लेकिन मेरा ये समझना है कि आज एक दिन मंदी ना करें तो बेहतर है, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स उतने खराब नहीं हो रहे हैं, और अगर किसी तरह की कोई अच्छी खबर आ गई तो आपके लिए तो बेहतर ही होगा कि आप कॉल ऑप्शन के जरिए तेजी करके जाएं। कल हमने आपको पुट ऑप्शन खरीदने की राय दी थी, आज मैं ये कहूंगा 9300 का एक कॉल ले लीजिए और 9500 का एक कॉल बेच दीजिए। आपकी कॉल ऑप्शन में सेफ्टी भी हो जाएगी, 9300 का बाय, 9500 का सेल, और आपके लिए रिस्क भी कम हो जाएगी। वो एक स्ट्रेटेजी बेहतर हो सकती है आपके लिए। दीप। ओके सर, तो ये है जहां तक निफ्टी की स्ट्रैटेजी से सवाल है। 9300 का एक कॉल खरीद सकते हैं, 9500 का एक कॉल बेच सकते हैं। इस बीच बंधन बैंक के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, और जो पहला इंप्रेशन मिल रहा है नंबर से, ये अनुमान से बेहतर दिख रहे हैं। जो इनके ग्रॉस एनपीएस हैं उसमें कमी आई है, 1.93% से घटकर 1.48% पर आए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर का जो कंपैरिजन है, हमारा अनुमान था 2.4% का, तो हमारा अनुमान 2.4% का था और इनके एनपीएस आए हैं 1.48, तो ये एक अच्छी बात है। मुनाफा भी अनुमान से बेहतर आया है। हमने अनुमान लगाया था 400 करोड़ का, 396 करोड़ का एक अनुमान लगाया था, इनका मुनाफा आया 517 करोड़ का, तो मुनाफा भी अनुमान से बेहतर आया है। हालांकि कंपैरिजन में देखें तो 651 करोड़ का था वाई, तो वहां से तो घटकर 517 करोड़ आया है, पर अनुमान से बेहतर नतीजे आते हुए दिख रहे हैं जहां तक बंधन बैंक का सवाल है। अविनाश जी, एक फर्स्ट इंप्रेशन, बाकी के नंबर्स का इंतजार कर रहे हैं, बट ग्रॉस एनपीएस में गिरावट देखी है, 2.4% से गिरकर 1.48%, और मुनाफा 651 करोड़ से गिरकर आया है 517 करोड़, पर दोनों अनुमान से बेहतर रहे हैं। ना, आई थिंक दीपांशु, ऑन द फेस ऑफ इट ये नंबर्स काफी अच्छे लग रहे हैं, बोथ एसेट क्वालिटी और प्रॉफिट के नंबर पे। आई थिंक जो इम्पोर्टेंट नंबर वॉच करना पड़ेगा वो बेसिकली मोरेटोरियम का नंबर होगा। कितने लोन्स मोरेटोरियम में गए हैं ये मार्केट्स क्लोजली वॉच करेगा, और आगे की जो ग्रोथ आउटलुक कमेंट्री रहेगी वो मैनेजमेंट की मेरे ख्याल से कॉन्फ्रेंस कॉल में पता चलेगी। तो ऑन द फेस ऑफ नंबर्स तो ठीक ठाक है, लेकिन मोरेटोरियम और जो आगे का ग्रोथ आउटलुक है वहां पे मेरे ख्याल से मार्केट्स क्लोजली वॉच करेगा, और यहाँ पे अगर कोई अच्छी बात
मैनेजमेंट कहता है तो डेफिनेटली स्टॉक में थोड़ी सी अपटिक आपको कल के सत्र में देखने को मिल सकती है। ओके, बट प्रोविजंस में एक बहुत बड़ा उछाल आते हुए दिखा है। प्रोविजंस की अगर आप बात करें तो 830 करोड़ के प्रोविजंस हैं 295 करोड़ के कंपैरिजन में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो प्रोविजंस लगभग 3.5 गुना यहां पर बढ़े हैं बंधन बैंक के लिए। तो एक वो बहुत बड़ा उछाल है। देखते हैं कि ये कितना मॉरेटोरियम की वजह से भी ये प्रोविजंस ले रहे हैं, कितना फॉरवर्ड लुकिंग प्रोविजन लिया गया है, बट ये एक बड़ी बात है और इसका डेफिनेटली एक इम्पैक्ट देखना चाहिए। अब तो ट्रेड खत्म हो रहा है और डिटेल में इस नंबर्स के एनालिसिस करेंगे, बट अनिल जी कुछ नंबर्स अनुमान से बेहतर है, बट प्रोविजंस में एक बहुत बड़ा उछाल आया है। 295 करोड़ से प्रोविजंस जंप कर 830 करोड़ पर आ रहे हैं सर। बिल्कुल, और ये समस्या हो ही रही है इस वक्त। जो मॉरिटोरियम का जो मामला है उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो ही रही है मेरे ख्याल से। तो थोड़ा सारे बैंक्स के रिजल्ट्स में अभी ये बड़ी दिक्कत हो रही है। हालांकि बंधन बैंक चूंकि बहुत पीछे से रिजल्ट्स में आया दीप, और वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है, इसलिए बेहतर है कि इन लेवल पे अब देखते हैं कल किस तरह के अपडेट आते हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। दीप बिल्कुल, तो ये तो है जहां तक मार्केट का बंधन बैंक का सवाल है। हल्की सी रिकवरी जरूर आई है पर फिर भी 2% नीचे बंद हो रहा है। पर आज का ट्रेड काफी इंटरेस्टिंग रहा है। शुरुआत कमजोर थी, फिर बाजार ने थोड़ी रिकवरी अटेम्प्ट करी, वो रिकवरी में फिर बिकवाली आती हुई देखी, बट जो आखिरी घंटे की मूव आई है वो शानदार रही है। कमजोरी के साथ ही बंद हो रहे हैं। हालांकि एक लेवल पर पॉजिटिव हो गया था बैंक निफ्टी लगभग 60 अंक नीचे बंद होता हुआ दिख रहा है, वहीं निफ्टी 9200 पर बंद होता हुआ दिख रहा है। तो रिकवरी के बाद हल्की सी बिकवाली भी आई ऊपरी स्तरों पर अच्छी रिकवरी जरूर आई है। वेदांता आज का स्टार परफॉर्मर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 12.5% की तेजी के साथ बंद हो रहा है, लगभग 90 के लेवल्स के आसपास। एनटीपीसी में एक सरप्राइज अपमूव आया 6% का। आईटीसी में एक बड़ा उछाल आया, मार्केट को सहारा दिया इसने। भारतीय इंफ्राटेल की अच्छी परफॉर्मेंस रही। इंडसइंड बैंक, जहां तक बाकी बैंक्स कमजोर थे, इंडसइंड बैंक एक आउट परफॉर्मर रहा। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व की भी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही और ऑटो स्टॉक्स में भी अच्छी रिकवरी आई। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज में प्रेशर की वजह से आप देख रहे हैं कि 5.5% की गिरावट थी और निफ्टी पर दबाव जरूर इसकी वजह से आया। कोटक बैंक नतीजों से पहले प्रेशर में था। एचयूएल, एचडीएफसी बैंक यहां पर भी प्रेशर आते हुए दिखा, जिसकी वजह से बाजार पर दबाव पड़ा। अगर आप बाकी वायदा कारोबार की स्टॉक्स की बात करें तो एक शानदार रिकवरी आई, जहां तक लगभग सारी ही एनबीएफसीज का सवाल है। तो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के बारे में तो हमने बात करी ही। इसके अलावा अगर आप देखें तो एमएनएम फाइनेंस पर एक अच्छी मूव आती हुई दिखी। श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर भी एक रिकवरी थी। हालांकि काफी नीचे बंद हो रहा है पीरामल एंटरप्राइजेस, बट यहाँ पर भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आपको देखने को मिली। टाटा पावर एक सरप्राइज परफॉर्मर था। औरोबिंदो फार्मा में शानदार खरीदारी आपने देखी। एक्साइड इंडस्ट्रीज, अमर राजा और अभी थोड़ी देर पहले जिस पर बात करी थी सन टीवी, राकेश जी कुणाल जी में, वहां पर भी अच्छी खरीदारी आई। जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को मेटल स्टॉक से ये स्टॉक भी एक्टिव रहे आज के ट्रेड में। एस्कॉर्ट्स में भी अच्छा मूव आपने देखा। लूजर्स में आपके लिए थे बीएचईएल, कमिंस इंडिया, गेल, पीरामल एंटरप्राइजेस हालांकि 3.5% नीचे बंद हो रहा है, पर 800 के लेवल से वापस रिकवर होकर 890 तक आया ये स्टॉक। बंधन बैंक नतीजे अभी आए 2% नीचे। हैवेल्स नतीजों से पहले 2% नीचे बंद हो रहा है। बायोकॉन, स्टील अथॉरिटी और अपोलो ट्रायर्स में आपने थोड़ा प्रेशर देखा। तो अनिल जी, ऑल इन ऑल काफी एक्साइटिंग सेशन रहा, स्पेशली जिस तरह की लास्ट आवर में मूव आई है। हमें आदत हो गई है लास्ट घंटे में बिकवाली की, पर आज लास्ट घंटे में अच्छी खरीदारी देखी है सर। उसके रीजंस भी हैं दीप, और राइटली सो, क्योंकि एक रीजन तो सिंपल है कि डाउ फ्यूचर्स उतने खराब नहीं है। 50 पॉइंट की कमजोरी कोई खास कमजोरी नहीं होती है। दूसरा ये कि हमारे मार्केट एकदम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर पहुंचे, और हम लगातार काफी समय से कह भी रहे थे, आज भी कहा कि 9025 9125 बाय रेंज है, और वहां से मार्केट घूमा भी। आप देखिए 9250 का लेवल भी मिला है। तीसरी बात है कि प्रधानमंत्री की तरफ से जो आज देर शाम राष्ट्र को संबोधन होना है, अब जो 2 बार कह चुके हैं, 3 बार कह चुके हैं, उतना खराब तो कुछ कहेंगे नहीं, होगा तो बेहतर ही होगा, ये उम्मीद तो कम से कम आप कर ही सकते हैं। तो उन सबको देखते हुए एकदम ठीक है। मतलब आज आखिरी घंटे में जो रिकवरी आई बिल्कुल भी गलत नहीं है, एकदम परफेक्ट है, सही है, इसमें कोई डाउट नहीं। और उस लिहाज से अगर आप देखें तो बाजारों का रिएक्शन भी एकदम सही और सदा हुआ। अच्छा, दूसरी बात एक और है दीप, रिकवर हुए हैं, लेकिन रिकवर होकर इसका मतलब ये नहीं कि बाजार मतलब बहुत ओवरबॉट होकर या बड़ी उम्मीदों से जा रहे हैं। क्या हुआ क्या है, ज्यादा शॉर्ट कवरिंग हुई है, फ्रेश खरीदारी अभी भी नहीं हुई है। आप देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर शॉर्ट कवरिंग तो होगी, तो आज जो आखिरी 1-1.5 घंटे में रिकवरी हुई, उसमें शॉर्ट कवरिंग का योगदान ज्यादा है बजाय इसके फ्रेश खरीदारी का, क्योंकि बहुत कम लोगों को कॉन्फिडेंस है कि बड़ा पैकेज आ सकता है या बड़ा पैकेज देने की सरकार की ताकत है। तो ऐसे में एक इंडिकेशन होगा
उस इंडिकेशन के दम पर जो रिकवरी बनी है, मेरे ख्याल से मार्केट का रिएक्शन एकदम सही और सदा है। यही अगर कोई अच्छा वक्त होता है या मार्केट को बड़ा बुलिश मूड में होता तो 300-400 पॉइंट निफ्टी बढ़ जाता बड़े पैकेज की उम्मीद में, लेकिन बहुत सही 125-150 पॉइंट निफ्टी का बढ़ना कोई बढ़ना नहीं है। मेरे ख्याल से 9100 के आसपास तो ट्रेड ही कर रहा, तो कितना 9100 से 9200 कौन सी बड़ी बात है? 100 पॉइंट निफ्टी का बढ़ना कोई बढ़ना होता है क्या? तो मुझे नहीं लगता कि पैकेज की उम्मीद में कोई निफ्टी बड़ा तेजी से जा रहा है। हाँ, बैंक निफ्टी आप कह सकते हैं कि निचले स्तर से 500 पॉइंट बढ़ गया, लेकिन वो भी बढ़ना क्या है? 18,200 18,300 बहुत मजबूत सपोर्ट है। हम कह रहे थे वहाँ करेक्शन पूरा होना है, वो करेक्शन पूरा करके वापस ऊपर आया है, तो कहीं ओवरबॉट मार्केट नहीं है, एकदम बैलेंस्ड होकर मार्केट आज बंद हुआ है दोनों ही तरफ। तो न ओवरबॉट है न ओवरसोल्ड है। ऐसे में देखते हैं डाउ और पीएम मोदी दोनों की तरफ से कल सुबह क्या संकेत आते हैं। लेकिन उससे पहले आज शाम 6 बजे का शो यही है खास। प्रधानमंत्री मोदी आज देश को फिर से संबोधित करने वाले हैं, बताएंगे कि देश में लॉकडाउन आगे बढ़ेगा, खत्म होगा तो किस तरह से बढ़ेगा, तो किन शर्तों के साथ, और आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू हो इसके लिए सरकार क्या रोड मैप रखेगी। इंडस्ट्री को राहत पैकेज की उम्मीद है। क्या प्रधानमंत्री मोदी आज इंडस्ट्री को खुश करने के लिए, इकोनॉमी को ट्रैक पर फिर से लाने के लिए किसी तरह के ऐलान करेंगे? राष्ट्र के नाम संबोधन में क्या कुछ हो सकता है, इस पर हमारी खास चर्चा होगी शाम को 6 बजे। आपकी खबर आपका फायदा में, तो मिस मत करिएगा ये शो। महामारी पर मोदी मंत्र, ये है आज शाम 6 बजे का शो। रात 8 बजे जब प्रधानमंत्री मोदी लाइव होंगे तब हम उनका भाषण आपको सुनवाएंगे। उस भाषण के वक्त मैं भी साथ रहूंगा। उनके भाषण के बाद क्या कुछ होता है उसका हम विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। मैं रहूंगा, मेरे साथ पूरे एक्सपर्ट्स का पैनल होगा, बड़ा पैनल। तो हम 8 बजे जब भी प्रधानमंत्री जी का भाषण आमतौर पर 15 मिनट तक चलता है, उसके बाद हम 9 बजे तक आपको पूरी तरह से पूरा विश्लेषण करेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसका क्या कुछ मतलब निकाला जाए। तो सारा एक्शन आपको वहाँ मिलेगा शाम को 8 बजे। तो प्रधानमंत्री मोदी का भाषण आपको अपने चहेते चैनल जी बिजनेस पर देखना है, और वहाँ से हम आपको फिर से सारी की सारी एनालिसिस करके देंगे, ताकि आपकी कल की तैयारी रात को 8 बजे ही हो जाए। ओके, विदा लेने का वक्त है। उससे पहले आज शो के पहले बंसल जी मुझे कुछ कहना चाहते थे, और उसके बाद मैं थोड़ा बिजी हो गया तो बंसल जी से शो के दौरान बात नहीं कर पाया। बंसल जी, आपकी कोई विशेष टिप्पणी आ रही है? अनिल जी, कोई विशेष टिप्पणी नहीं है। अनिल जी, कोई भी विशेष टिप्पणी नहीं है, बस कुछ नया नहीं कहना चाहता अनिल जी। अच्छा, ओके, ठीक है। तो चलिए मैं विदा लेने की बात करूंगा आप सब लोगों से। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब से विदा लेंगे, और अविनाश जी, सुमित जी और सचिन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। दीप, आपका भी शुक्रिया। चलिए शो का समापन यही करेंगे।